एलविश भी मेरे को अच्छा लगता है, बुकरा भी अच्छा लगता है। मैं कर रहा था दोनों को सपोर्ट। फिर क्या हुआ, लक्ष्य ने मजाक में बोल दिया ये मैक्शन एलविश का हेटर है। फिर एलविश का एक पर्टिकुलर फैन बेस मेरे पर टूट गया, लिटरली टूट गया। जब तक फैन चिल्ला रहे थे तब तक मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था, चलो चलता है इतना। फिर मैं देख रहा था कि कुछ म्यूचुअल बंदे एलविश के वो भी मेरे खिलाफ नेगेटिव डाल रहे हैं। मैंने ऐसे ही एलविश को व्हाट्सएप पे पहले मैसेज किया, भाई ये देखो ऐसे हो रहा है। तो एलविश मेरे को बोलता है कि एज एन इंटेलेक्चुअल कंटेंट मेरे को ध्रुव राठी अच्छे लगते हैं। और रही बात एलविश की, तो मैं एलविश को एज अ पबजी जानता हूँ मैं उसको। तो मैं उसे कंटेंट, मुझे पता है कि वो वीडियोस बनाता है, फनी वीडियोस। और वीडियोस ज़्यादा मैं उसे इसलिए जानता हूँ क्योंकि पबजी के टाइम पे हम खेलते थे साथ में। तो दोनों अलग अलग है। दोनों में से एक चुनना हो, किसको चुनोगे ये सवाल है। ध्रुव राठी। एलविश भाई देख लो मैंने अच्छा बोल दिया इसके खिलाफ, एंटी हिंदू। मैंने इसकी तारीफ कर दी, एंटी हिंदू। तो ये चीज़ें मेरे को सबसे ज़्यादा, अगर मैं किसी चीज़ से चिढ़ता हूँ वो इसी चीज़ से चिढ़ता हूँ कि हर कॉन्वर्सेशन में आप रिलीजन घुसा देते हो। रिलीजन जहाँ पे आपको बात करनी चाहिए रिलीजन की, वो अलग मैटर है। एक यूट्यूबर दोहान के साथ भी आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो क्या सीन था? और उसको तो मैंने पेल दिया ना यार बाद में। तो अभी जो बिग बॉस में अभिषेक और मंदारा का हो रहा था, मुनावर का तो हर दूसरी लड़की के साथ बनता है। मुनावर कंट्रोवर्सी बहुत वायरल हुई थी रिसेंटली। वो थी विवेक बिंद्रा और संदीप। हाँ, इनके तो बोल सकता हूँ, ये बोला ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। विवेक बिंद्रा क्या यार, वो सिर्फ गरीबों का उखाड़ सकता है। मेरे खिलाफ उखाड़ेगा, मैं ट्वीट डाल दूंगा, उसका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का सुपर टॉक्स में। आज हमारा पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास है एक टॉप नॉच गेमर, एक टॉप नॉच एडिटर, एक ऐसे व्यक्ति जो कंट्रोवर्सीज में थोड़े से घिरे से रहते हैं। आज हम स्वागत करेंगे मिलियंस ऑफ मिलियंस के फॉलोअर्स अपने साथ रखने वाले, एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड एंटरटेनिंग कंटेंट देने वाले सागर ठाकुर, जिनको मैक्स टर्न के नाम से जाना जाता है। हेलो गाइस, हेलो, हाय। क्या बात है भाई, देखते ही बड़ा मजा आ रहा है। ये पहले तो ये बताओ, इतनी बढ़िया बॉडी का क्या राज है? ये कम खाओ बन जाएगी। अच्छा जी, हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो भाई कम खाओ तो ठीक है, बट ये जो आप सबसे पहले, क्योंकि आपका एक पूरा जो नीश है वो गेमिंग साइड में है, तो यार कितना कमा लेते हो? यार ये क्या आपने पूछ लिया? अभी जो मेरा लोएस्ट फेज चल रहा है, तो लोएस्ट फेज में भी ये मान के चलो एवरेज IITN जितना। और जो मेरा हाईएस्ट फेज था, जब मैं अच्छा खासा कमा रहा था, तब मैं ये मान के चलो आराम से 7 डिजिट में। तो नंबर नहीं दोगे? नंबर यही 10 लाख से ऊपर, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अच्छा, मंथली? यस, एक महीने में 10 लाख रुपए? हाँ आराम से। और ये मैंने लगातार कई महीनों तक कमाया। अच्छा, तो भाई अगर नॉर्मल यूट्यूबर्स एज गेमर्स की बात करें तो गेमिंग फील्ड में यूट्यूबर्स कितना कमा लेते हैं? देखो, गेमिंग में बहुत ज्यादा पैसा है, आप सोच भी नहीं सकते। एक एंटरटेनर और एक गेमर, अगर गेमर ऊपर है, काफी ऊपर फील्ड पे है, तो उसकी मंथली इनकम जो होगी, मैंने जो देखा है कईयों को 60 लाख 70 लाख महीने का कमाते हुए। ठीक है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अगर वो स्ट्रीम करते हैं तो उनको मिलता है लगभग, किसी को मिलता है 15 लाख महीना, किसी को मिलता है 20 लाख महीना। जो मतलब मेरे लेवल का अगर कोई क्रिएटर है तो उसको आराम से मिल जाएगा 6 से 8 लाख रुपए महीना, मतलब सिर्फ स्ट्रीम करने के। ये नहीं, मतलब इसमें एड्स नहीं है? एड्स नहीं है, सिर्फ स्ट्रीम करना है, घर पे बैठना है। और ये उस पे है, आप स्ट्रीम कर रहे हो, अगर आपने वॉच आवर्स अच्छे दे दिए तो उसके ऊपर से बोनस अलग, और वो भी 6 डिजिट में। तभी मैं सोचूं राघव, ऐसा होता था कि लोग पहले कहते थे ना, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, एक स्टेबिलिटी आई थी करियर में। मेरे मामा के बेटे कहते कि मुझे गेमर बनना है। हाँ, इसीलिए तो ही वाज लाइक, बहुत बढ़िया, गेमर बन। तो वो डॉक्टर इंजीनियर वाला जो माइंड का कंसेप्ट था, वो थोड़ा सा स्विच हो गया। नाउ पीपल आर मूविंग टू एरिया जिसमें स्किल्स रिक्वायर्ड है, ना कि वो पढ़ाई और वो थ्योरीज, जहाँ पे थोड़ा लाइफ का एक बैलेंस होता है। बिल्कुल, मेरे तो इसमें अब जो चुल मच रही है ना अंदर सागर भाई, वो ये है। नहीं, ये सिर्फ बाहर से अच्छा दिखता है गेमिंग, बट अंदर से ये बहुत ही खोखला है, काइंड ऑफ आएंगे इस पे आएंगे, जरूर आएंगे। बट पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यूट्यूब की इंडस्ट्री में आज कौन सा गेमर है जो कि सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है और कितना कमा रहा है? देखो, जो सबसे टॉप पे है, नन अदर देन टेक्नो गेमर्स। ये जनरली GTA 5 से पॉपुलर हुआ है ये बंदा। उसके बाद ये सारी गेम्स खेलता है, और ये इसका मैंने अगर एस्टीमेट मैंने कैलकुलेट किया तो ये सिर्फ एडसेंस से कमाता है 70 लाख से 1 करोड़। ऊपर से अगर ये ब्रांड डील्स करे तो पर ब्रांड डील्स ये आराम से लेता है, मतलब 10 लाख से ऊपर ही लेता होगा डेफिनेटली। उसके ऊपर से ये रेड बुल का एथलीट भी है, तो टेक्नो गेमर्स के आसपास भी कोई नहीं है कमाने के मामले में। उसके बाद और गेमर्स हो गए। तो लगभग एक टेक्नो बंदा जो है ये एक महीने में कितना कमा लेता है? करोड़ से ऊपर। 1 करोड़ रुपए से ऊपर? डेफिनेटली। और इसकी खासियत देखो, ये 1 करोड़ से ऊपर कमाता है,
ना ये गाड़ी खरीदता है, और खरीदता भी तो शायद दिखाता नहीं है। मैंने इसके इंस्टाग्राम पोस्ट पे आज तक एक भी शो ऑफ वाला पोस्ट नहीं देखा। तो बहुत ही मतलब ज्यादा ही डाउन टू अर्थ बनता है। वेरी नाइस। तो और कोई गेमर कितना कमा रहा है थोड़ा बताओ इंडस्ट्री। एक हो गए टेक्नो गेमर्स हो गया, टोटल गेमिंग हो गया, ये भी अच्छा खासा करोड़ में कमाया है, मतलब अपने पीक टाइम पे करोड़ में कमाया है। अभी थोड़ा कम हो गया होगा। उसके बाद थोड़ा सा अगर पबजी साइड में आए तो पबजी में टॉप पे यही हो गए स्काउट मॉर्टल जोनाथन। इनका भी एवरेज 50 लाख 60 लाख 70 लाख महीने का, ठीक है, ये महीने का है, ये तो इतना कमाते होंगे। उसके बाद यही हो गए गेमर सारे। बाकी जो मेरे लेवल का गेमर हो गया ये थोड़ा कम कमाते हैं। यार आपका लेवल का यार 1 मिलियन 1.5 मिलियन आपके फॉलोअर हैं, तुम 8 लाख इंस्टा पे हैं, तो आपका लेवल ये कोई लेवल ऐसा लेवल थोड़ी है। कंपेयर टू उनके मेरा लेवल बहुत नीचे है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। यार स्टिल आपको इतने लोग जानते हैं, इतनी फॉलोइंग है, तो मजा तो आता ही होगा। एक अरे लेवल पे 8 अपने लाख आप को जानते हैं, देखती हो। 7 लाख गाली देते हैं, इसमें जानने वाली क्या बात है। अरे यार जानते हैं। और इसी में अब गेम की बात हो रही है, तो फेवरेट गेम आप कौन सी खेलते हो अपने डेली रूटीन में? अभी जो मेरी सबसे फेवरेट गेम है जो मैं फिलहाल खेल रहा हूँ, थोड़ी बहुत वैलोरेंट मेरे को पसंद आने लग गई। पहले मेरे को नहीं पसंद थी, लेकिन जब मुझे खेलना आ गया तो मुझे पसंद आ गई। और जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट गेम है वो है GTA 5। मैं इसे अपलोड नहीं करता, लेकिन मैं खेलता रेगुलर हूँ। मतलब जब भी मेरे को स्ट्रेस हटाना हो या फिर कुछ अच्छा करना हो, तूफानी करना हो, मैं GTA 5 खेलता हूँ। उसके बाद जो सबसे फेवरेट गेम है मेरी वो है PUBG मोबाइल। BGMI नहीं, PUBG मोबाइल। ये मेरी मतलब ये जो टॉप 3 गेम है ये मुझे अभी फिलहाल पसंद है। तो मोबाइल वाला वर्जन अभी भी PUBG के नाम से है या हाँ, मतलब इंटरनेशनली PUBG मोबाइल के नाम से है, बट इंडिया में BGMI हो गया ये। BGMI और PUBG में डिफरेंस ये है कि कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए हैं और इंटरनेशनल मैच मेकिंग हटा दी है। अच्छा, तो इसमें आजकल ये जो BGMI मोबाइल और PC में चलता है, तो इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं अपने कंट्रोल्स में या हाँ, अपने तरीके में? डेफिनेटली। और मोबाइल वाला PC वाले के साथ मुकाबला कर सकता है, मतलब एक ही टीम में हो सकता है? पहले हो सकता था एमुलेटर इन सबसे, लेकिन अब मैच मेकिंग अलग अलग कर दी है। एमुलेटर से अगर आप कोई मोबाइल गेम खेलते हो PUBG मोबाइल, तो उसमें आपकी मैच मेकिंग अलग होगी, सिर्फ एमुलेटर वालों के साथ ही होगी। और PUBG की बात रही तो उसमें थोड़े कंट्रोल्स अलग है, उसमें मैकेनिज्म अलग है, उसमें रिकॉयल अलग है, एनिमेशन अलग है। तो वो थोड़ी सी हार्ड है। जो PC वाली जो PUBG हो गई वो थोड़ी सी हार्ड है। मोबाइल वाली काइंड ऑफ इजी है कंपेयर टू PC। आपका फेवरेट गेमर कौन है? मेरा फेवरेट गेमर ऑल टाइम फेवरेट तो मेरा बीस्ट बॉय शुभ है, क्योंकि काइंड ऑफ वो मेरी इंस्पिरेशन रहा है। शुरू से ही मैं उसको देखता आया हूँ। जब मैंने गेमिंग की शुरुआत भी की थी तो मैं उसकी वीडियोस देखता था कि वो किस तरीके से अपलोड करता है। तो मैं एक मेरा दोस्त किंग एनब्रू करके थे, तो हम लोग बीस्ट बॉय शुभ के बारे में बात करते थे। यार इसके 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। हम तब मिनी मिलिशिया खेलते थे, तो हम बीस्ट बॉय शुभ को उस टाइम से देख रहे हैं जब उसके 10,000 सब्सक्राइबर थे। और उस बंदे की खासियत ये है, चाहे उसके व्यूज आए ना आए, वो जिद्दी है। उससे जिद्दी गेमर मैंने आज तक नहीं देखा। वो खेलेगा, जो गेम उसको पसंद है वही खेलेगा। तो मुझे वो जनरली सबसे बेस्ट गेमर लगता है, मेरा मोस्ट फेवरेट वही है। तो आपने बात करी दी जब बीस्ट बॉय शुभ की, तो आज हम आपके मुंह से ही सुनना चाहते हैं। कंपैरिजन तो चलो किसी का नहीं हो सकता, हर बंदा अपनी फील्ड में अच्छा होता है, बट अगर कुछ पॉइंटर्स देने हो बीस्ट बॉय शुभ वर्सेस टेक्नो गेमर के बीच में, तो क्या होंगे? देखो, टेक्नो गेमर इज डेफिनेटली अ गुड गेमर, लेकिन गेमिंग को ट्रेंड में लाने वाला बीस्ट बॉय शुभ है। तो इस मामले में बीस्ट बॉय शुभ मेरे को ज्यादा बेटर लगता है, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस। बाकी टेक्नो गेमर्स भी कम नहीं है, डेफिनेटली वो नंबर 1 कैटेगरी पे है अभी। गेमिंग में उसके आसपास भी कोई नहीं है। कुछ तो होगा उसके पास, कुछ तो आइडियाज होंगे उसके जो यूनिक होंगे, जो ऑडियंस को पसंद आए होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस सब्सक्राइबर, टेक्नो गेमर्स इज डेफिनेटली नंबर 1। लेकिन अगर मेरे पर्सनल फेवरेट की बात की जाए, जिसको मैंने देखा है गेमिंग में क्रांति लाते हुए, तो वो बीस्ट बॉय शुभ है। तो इसलिए आई वुड चूज बीस्ट बॉय शुभ। और ये दोनों कौन सी गेम्स खेलते हैं यूजुअली? दोनों सारी गेम्स खेलते हैं। टेक्नो भी सारी गेम्स खेलता है, बीस्ट बॉय शुभ भी सारी गेम्स खेलता है। बीस्ट बॉय शुभ पर्टिकुलरली पॉपुलर है अपने माइनक्राफ्ट सीरीज के लिए, और टेक्नो गेमर्स पॉपुलर है GTA 5 के लिए। और GTA 5 मुझे लगता है इसकी ऑडियंस ज्यादा है माइनक्राफ्ट से इंडिया में। यही रीजन है कि टेक्नो गेमर्स थोड़ा ऊपर हो गया है सब्सक्राइबर काउंट में। जनता कनेक्ट क्यों कर रही है इन दोनों से? जनता क्यों जुड़ रही है? इतने गेमर्स हैं, इन्हीं के पास जनता बार बार इनकी वीडियोस क्यों देख रही है? ऐसा क्या खास है? आपको क्या लगता है? इनसे कनेक्ट करने का रीजन ये होगा कि ये ऑडियंस को ना अपना समझ के बात करते हैं। मतलब जैसे बीस्ट बॉय शुभ है, इतना पैसे वाला है, अभी भी वो नॉर्मल से रूम में रहता है, तो ऑडियंस को ये लगता होगा ये हमारे टाइप का बंदा है। अब मान के चलो मैं अंधा पैसा कमा लूं, मैं अपने गेमिंग रूम में करोड़ों खर्च कर दूं, एकदम रूम एकदम अच्छे से बना दूं, तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती। ऑडियंस को लगता है यार ये हमारे लेवल का नहीं है, ये बहुत अमीर है। तो मुझे लगता है खुद को नॉर्मल दिखाना भी एक यूट्यूब में आर्ट है। तो वो बीस्ट बॉय शुभ को अच्छे से आता है, वो बहुत नॉर्मल रहता है। वो बंदा लिटरली बहुत रईस है, और 5 साल में तो उसने अंधे पैसे छाप लिए होंगे, इतने तो कमाता है कि वो स्पोर्ट्स कार ले सकता है। लेकिन फिर भी वो इतना नॉर्मल रहता है कि ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाती है। और सेम चीज टेक्नो गेमर्स भी है, वो भी बहुत रईस है, लेकिन वो अपने आप को बहुत नॉर्मल रखता है। वो कहीं शो ऑफ करते हुए नहीं दिखेगा, इंस्टाग्राम पे कभी ये नहीं दिखेगा कि उसने महंगी गाड़ी ले ली, ये ले ली। तो मुझे लगता है ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिससे ऑडियंस इनको अपने जैसा समझते होंगे।
तो अब गेमर्स की बात चल ही रही है और ये वर्सेस हमने कर ही लिया है, तो क्यों ना पूछ लिया जाए कि मिथपैड वर्सेस ट्रिगर्ड इंसान में हो जाए। अरे ट्रिगर्ड इंसान देखो थोड़ा सा मेरे ज्यादा करीब है, क्योंकि मैं उसको पहले देख रहा हूँ मिथपैड से। अगर सिर्फ गेमिंग की बात की जाए तो आई फाइंड मिथपैड बेटर, लेकिन अगर ओवरऑल कॉमेडी की बात की जाए तो आई फाइंड ट्रिगर्ड इंसान काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा अपर हैंड, क्योंकि वो अलग टाइप की वीडियोस भी बनाता है। तो मैं कहूँगा मिथपैड गेमिंग कैटेगरी में डेफिनेटली लाइव इंसान से थोड़ी बेटर वीडियोस बनाता है, और ट्रिगर्ड इंसान वही है, वो एंटरटेनर भी है, गेमर भी है। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया कहाँ से गालियां आएंगी, किसकी तारीफ। ऐसी जब हम सर्च कर रहे थे स्काउट वर्सेस जोनाथन, जब मैं BGMI PUBG सर्च कर रहा था तो स्काउट एंड जोनाथन ये बड़े नाम आ रहे थे और बहुत हाइलाइट्स दिखे, तो मेरे को ये क्या स्टोरी है, इनके बीच में क्या राइवलरी वगैरह चल रही है? देखो कंपैरिजन तो दोनों का नहीं है। स्काउट पुराना प्लेयर है, काफी ओजी प्लेयर है। जोनाथन थोड़ा बाद में आया, वो भी ओजी है जोनाथन, लेकिन स्काउट के थोड़ा बाद आया। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? जो जोनाथन है पर्टिकुलरली वो PUBG मोबाइल BGMI इसमें इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। वन ऑफ द बेस्ट नहीं, मैं कहूंगा 3 से 4 साल तक वो नंबर 1 रहा रैंक में। तो एक इंडिविजुअल गेमिंग स्किल की बात की जाए तो जोनाथन के आसपास कोई है ही नहीं PUBG मोबाइल में। लेकिन अगर ओवरऑल गेमिंग की बात की जाए तो स्काउट मल्टीपल गेम्स भी खेलता है। तो एज अ गेमर जो डिफरेंट गेम्स ट्राई करे अपने स्ट्रीम पे, जो प्रमोट करे डिफरेंट गेम्स, तो मुझे स्काउट बेटर लगता है। लेकिन अगर सिर्फ PUBG स्किल की बात की जाए तो मुझे जोनाथन बेटर लगता है। तो एक अब सवाल आ ही रहा है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इतनी गेम्स नहीं खेली, तो मैं अब एक थर्ड आई व्यू से पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको PUBG से इतना प्यार क्यों हो गया? क्या है इसमें? तो देखो जब PUBG मोबाइल आई थी तो मेन रीजन तो ये था कि ये मोबाइल में थी, और दूसरी चीज इसके अंदर वॉइस चैट थी। इससे पहले ज्यादातर गेम्स में हमें बात करने की परमिशन होती नहीं थी। नॉर्मल मैसेज 8 बॉल पूल करके गेम है, उसमें बस थोड़े बहुत डिफॉल्ट मैसेज होते थे, वही हम कर सकते थे। PUBG में क्या हुआ, हमारे पास वॉइस है। ऊपर से लोग जो पहले व्हाट्सएप कॉल पे लगे रहते थे, कॉल पे लगे रहते थे, वो PUBG में लगे रहते थे। ऊपर से जियो आ गया। जियो के चक्कर में क्या हुआ, ऑडियंस को एक इंटरनेट का वो मिल गया, इजी मेथड मिल गया कि इंटरनेट सस्ता हो गया। ऊपर से ये गेम आ गई यूनिक तरीके की, तो लोग इस गेम में ट्राई किए। और ये गेम अगर कोई पहली बार खेलेगा PUBG मोबाइल तो एडिक्टिव है ये गेम। इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि एक बार अगर आप गलती से कूद गए इसके अंदर तो आप दलदल में फंसते चले जाओगे। तो मेन रीजन यही है। मुझे याद है जब PUBG नया आया था, ऑटो वाले से लेके अमीर एंटरप्रेन्योर सब बात करते थे इसके बारे में। अगर मैं ऑटो में जा रहा हूँ, मैं PUBG मोबाइल की कास्टिंग किया करता था। मैं टी-शर्ट पहन के रखा था PUBG मोबाइल की। अगर मैं किसी ऑटो में बैठ रहा हूँ तो वो मुझसे पूछते थे ये PUBG में काम करते हो क्या करते हो, ये वो, मतलब वो इंटरेस्ट दिखाते थे। तो ये गेम बनाया ही उस तरीके से था, यूनिक था। जियो आया तो इस तरीके से लोगों को नई चीज मिल गई, तो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, फिर वही कूदते गए सब लोग। आपने बात की कि आप कास्टिंग करते थे PUBG की, तो क्या है कास्टिंग? कैसे? मतलब कास्टिंग इज लाइक कमेंट्री। मैं हिंदी कमेंटेटर था गेमिंग का, और कास्टिंग की शुरुआत मैंने कैसे करी थी कि 2019 में मेरे पास एक मैसेज आया क्राफ्टन की तरफ से कि हमें कास्टर्स चाहिए, क्या तुम कंफर्टेबल हो कास्टिंग में? अब देखो मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा था, ठीक है। उन्होंने मेरे को बोला हैदराबाद बुलाएंगे, हम टिकट विकट सब देंगे, तो मेरे को प्लेन में बैठना था। मैं कास्टिंग मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे कास्टिंग आती थी, मैंने हाँ इसलिए बोला क्योंकि मुझे प्लेन में बैठना था। मुझे कास्टिंग का सी भी नहीं आता था, मुझे कैमरा फेस करना ही नहीं आता था, कैमरा देख के मैं घबरा जाता था। उसके बावजूद मैंने हाँ बोल दी, और जब मैंने हाँ बोला मैं इतना रिग्रेट किया, अंदर से होता है एंजाइटी कि अब वहां जाके मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। ऊपर से इन्होंने क्या किया, टिकट एक दिन पहले नहीं सेम डे की कर दी। जिस दिन मेरी कास्टिंग है 5:30 बजे, वो भी लाइव जाएगी, 1 लाख लोग देखेंगे, मिनिमम 1 लाख लोग देखेंगे। और 1 लाख लोगों के सामने मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं पहुंच गया वहां पे हैदराबाद एयरपोर्ट 1 बजे दोपहर के, और स्टूडियो पहुंचा मैं 3 बजे के आसपास। 3:30 बजे से उन्होंने ब्रीफिंग शुरू की, कागज दिया कि हम तुम्हें कॉल आउट देंगे, इसका मतलब ये है वो है। मैं घबरा गया, मैं लिटरली पैनिक हो गया। और जैसे ही शो शुरू हुआ, मतलब वो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1, मैं ब्लैंक, मैं 2 सेकंड तक ब्लैंक, मैं बोल नहीं पा रहा था। तो अच्छी बात ये थी मेरे बगल में जो बंदा बैठा हुआ था, मेरा जो को कास्टर था, वो प्रोफेशनल था, उसने कवर कर लिया। मैं सिर्फ उसके हाँ में हाँ मिला रहा था उसमें, और मेरी पहली कास्टिंग बहुत बेकार गई। लेकिन वो जो डायरेक्टर थे थोड़े अच्छे थे, वो समझ गए कि ये सीख जाएगा, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट किया। और अगले दिन मैं थोड़ा सा बोला, थर्ड डे में और बोला, और देखते देखते मैं सीख गया, मेरे को कास्टिंग आ गई अच्छे से। तो कास्टिंग आ गई, दिव्य मेरा मन हो रहा है हल्का सा अगर देख लें कि किस तरह से कास्टिंग होती है। हाँ प्लीज एक डेमो हो जाए। अरे अब मैं भूल गया यार, कोई भी एक आधी लाइन कुछ तो हो जाए। वही है, कैसे बोलूं, मतलब एक सिनेरियो होता है, गेम प्ले चल रहा होता है, मैं उसको देख के बोल सकता हूँ कि ये देखो, जैसे मान के चलो ब्रिज है, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जोनाथन, तो यहाँ पे स्काउट जाते हुए सामने इसके जोनाथन, क्या जोनाथन स्काउट को मार पाएगा या फिर जोनाथन उससे बदला ले पाएगा, मतलब इस तरीके से मैं बोलता था। अभी क्या है ना कि वीडियो नहीं चल रही ना, मैं वीडियो देख देख के बोलता था।
बहुत बढ़िया। तो मतलब लाइव आप देख के उसी समय? हाँ, उसी समय। बहुत ही बढ़िया। अरे ये था कि मेरी कास्टिंग में मैं कुछ भी वर्ड यूज कर देता था, इसलिए वो मेरे को लेते थे। गालियां वाले भी देते थे? नहीं, गाली नहीं देता था, गाली दूंगा तो ऑब्वियसली निकाल देंगे। मैं पूछ, अच्छा। तो मतलब ऐसे ही करके कि अरे ये कैंपर है, ये कुछ नहीं कर, मतलब मैं प्लेयर्स को ट्रोल कर देता था। ये जैसे आजकल जरा हेकर है। नहीं, वो तो यार वो टोटल गेमिंग की लाइन है, वो तो नहीं बोलते थे उसमें। अच्छा, किसी की लाइन नहीं है? हाँ, ये गेमर है, हैकर, ये टोटल गेमिंग करके जो मैंने नाम लिया था शुरू में, ये उसकी लाइन है। ओके। तो कास्टिंग का एक्सपीरियंस मेरा काइंड ऑफ लाइक अच्छा रहा, क्योंकि इससे मेरे को कैमरा फेस करना आ गया। मतलब एटलीस्ट स्टूडियो वाला कैमरा, पब्लिक वाला कैमरा अभी भी नहीं आया था। बट जैसे एक बंद कमरे में सिर्फ वैसे लोग आपके सामने जो कैमरे पे काम करते हैं, तो उनके सामने मैं नर्वस होना बंद हो गया। तो ऊपर से पैसे भी अच्छे मिल रहे थे कास्टिंग के। 4 घंटे, मतलब मेरे को 4 घंटे के 5,000 मिल रहे थे, और मेरा पार्ट टाइम था वो। और मैं 2 महीने तक लगातार किया मैंने ये। बहुत बढ़िया भाई। मैं अपना, मतलब मेरी जिंदगी सेट थी उस समय कास्टिंग में। तो सागर भाई, पबजी या फिर BGMI मोबाइल और BGMI PC, ये दो अलग, पबजी PC एंड पबजी मोबाइल की अगर हम बात करें तो ये दोनों अलग अलग हैं, और ये आपस में ये लड़ते भिड़ते क्यों रहते हैं? क्या दिक्कत है? मतलब आप कहना चाहते हो पीसी गेमर और मोबाइल गेमर्स में राइवलरी क्यों रहती है? देखो, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मैं मुंबई गया था, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम पीसी गेमर्स के आसपास मिला। मैं अभी तक जितने भी पीसी गेमर्स से मिला हूँ, मैंने एक चीज नोटिस की है, ये लोग मोबाइल गेमर से जलते बहुत हैं। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि मोबाइल गेम में अगर हम खेलेंगे तो हमारी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, काइंड ऑफ ये सोचते हैं। अब देखो, गेम्स तो गेम होता है। अब जब मैं फर्स्ट टाइम किसी एक पीसी गेमर से मिला था, नाम नहीं लूंगा मैं डेफिनेटली, तो उसने इस तरीके से रिएक्ट किया जैसे कि वो पबजी वालों को कुछ समझता ही नहीं है। उसने अपनी जेलसी दिखाई कि अरे यार, हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, ये पबजी वाले आए, आते ही आगे निकल गए। तो मुझे उसकी बात में ना वो हल्का सी वो फील हुआ। एक तो वो, चलो हाँ, उसकी बात भी सही है कि वो मेहनत कर रहा है, आगे नहीं हुआ, लेकिन साथ के साथ एक होता है ना, ऑरा फील हो जाता है कि वो हल्का सा जेलस फील कर रहा है काइंड ऑफ। तो मेरे को वो फील हुआ। फिर मैंने यही चीज़ बाकी गेमर से भी नोटिस की कि वो स्ट्रीम पे बोलते हैं हम पबजी नहीं खेलेंगे, फिर वो पूरा टाइम पबजी पीसी खेलते रहते हैं, फिर पबजी पीसी आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है, फिर वो अंत में जाके कुछ जो पीसी गेमर्स थे आ ही गए पबजी मोबाइल पे, लेकिन वो तब आए जब लेट हो चुका था। ट्रेंड जब गेम था तब अगर आते तो उनको फायदा भी होता। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया वही है कि पीसी गेमर काइंड ऑफ उनको है, मोबाइल गेमर से सबको नहीं पर कुछ कुछ को तो है। तो आपकी आवाज से, बातों से ये तो मुझे समझ आ रहा है कि भाई आप जो ट्रेंडिंग चीजें हैं, ट्रेंडिंग लोग हैं, उनको छोड़ते नहीं हो। एक आपका ट्वीट बहुत वायरल हुआ था जिसमें आपने कैरी मिनाटी को टैग करके और बोल दिया कि अगर कैरी मिनाटी ने मेरे ट्वीट को रिप्लाई किया तो मैं कुछ दिनों के लिए चला जाऊंगा। अरे यार, मुझे लगा नहीं करेगा रिप्लाई। क्या हुआ? पूरा सीन बताओ। देखो, जितना मैं कैरी को जानता हूँ, कैरी के साथ मैं पबजी खेलता था। तन्मय भट्ट जो हो गए, तो तन्मय भट्ट के थ्रू मैं कैरी से मिला था फर्स्ट टाइम। तो मैं कैरी मिनाती के साथ पबजी खेला हुआ हूँ। तो काइंड ऑफ लाइक कैरी मिनाती मेरे को एज अ पर्सन जानता है कि मैक्सटन कौन है। और कैरी मिनाती की खासियत ये है कि वो अपने आप में रहता है बंदा, वो दूसरों से इतना मतलब रखता नहीं है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये रिप्लाई करेगा। अब कैरी मिनाती ने रिप्लाई कर दिया, अब किसी और यूट्यूबर ने रिप्लाई किया होता तो मैं उसे इग्नोर कर देता, मैं कहता छोड़ो। कैरी ने रिप्लाई कर दिया, ऊपर से मैंने ये लिखा था अगर ये रिप्लाई कर देगा मैं ऑफलाइन चला जाऊंगा 7 दिन। अब अगर मैं इस रूल को फॉलो नहीं करता तो कैरी के फैंस गाली देते। सही बात। उसके जो फैन बेस है बहुत ही मतलब लॉयल फैन बेस है। मैंने कहा कैरी के फैन बेस से पंगा लेने से अच्छा 7 दिन ऑफलाइन चले जाते। तो कैरी ने क्या मैसेज, क्या रिप्लाई क्या किया था? रिप्लाई यही किया था कि मैंने लिखा था अगर कैरी रिप्लाई कर दे मैं 7 दिन के लिए ऑफलाइन चला जाऊंगा। कैरी ने रिप्लाई किया अकाउंट डिलीट कर दे। तो वो रिप्लाई तो कर दिया उसने, तो मेरे को अपना प्रॉमिस निभाना पड़ गया। मैं 7 दिन के लिए लिटरली ऑफलाइन गया। आज तक मैंने जनरली प्रॉमिस पूरा नहीं किया, लेकिन कैरी था तो इसलिए पूरा करना पड़ गया। तो भाई आप कैरी को पर्सनली जानते हो, तो कैरी मिनाटी व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का इंसान है? नहीं, मैं पर्सनली जानता, मैं ऑनलाइन उसके साथ कई बार खेला हूं। तो वैसा एक्सपीरियंस क्या रहा? जितना मैंने उसको ऑब्जर्व किया है तो मैं यही देखा है कि वो बहुत कम दोस्त बनाता है। मतलब वो बहुत सेलेक्टिव है दोस्त बनाने के मामले में। आप खुद देखो ना, वो इतने साल से यूट्यूब इन सब पे है, फॉलो उसने सिर्फ 100 बंदों को कर रखा है 5 साल से। मिलता है वो बहुत फेमस लोगों से है, लेकिन वो सबको अपने कॉन्टैक्ट्स में नहीं रखता। व्हाट्सएप पे रखता होगा अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो किसी को आसानी से फॉलो नहीं करता। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया वो बहुत ही सेलेक्टिव बंदों के साथ ही कनेक्शन रखता है अपने। तो इस तरीके का बंदा है वो। बाकी मेरे को तो वो पर्सनल अच्छा लगता है क्योंकि मैं देखता आया हूँ शुरू से उसको। तो वजह क्या होगी इसके पीछे? वजह यही होगी उसकी मर्जी। मैं वजह क्या ही बताऊं। ऐसे ही मैंने एक रील देखी थी कैरी मिनाटी और सागर भाई की, जिसमें आपने बोला था उनको कि यार आप सो भी जाओगे तब भी मिलियन में व्यूज है, आप पानी भी पियोगे तब भी मिलियन में व्यूज है। वो क्या कन्वर्सेशन थी आप? अरे वो कन्वर्सेशन काइंड ऑफ पैरोडी थी, वो एडिटेड वीडियो है। अच्छा। उसमें मैंने एक बंदे को हटा के अपने आप को डाल दिया और इस तरीके से डाला, मैंने डायलॉग्स चेंज कर दिए। और वो वीडियो इतनी रियल है कि मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये एडिटेड वीडियो है। अच्छा। जब मैं कंफ्यूज हो गया तो लोग तो कंफ्यूज ही होने थे। जिन्होंने उसकी वो पुरानी वीडियो नहीं देखी थी उनको पक्का यकीन हो गया कि ये ओरिजिनल वीडियो है। उसमें किया क्या था मैंने, एक बंदा था कैरी उससे ओमेगल पे मिलता है, उससे बात करता है, मैं उसको पूरा ट्रिम करता हूँ
ऑडियो को म्यूट करता हूँ, अपना ऑडियो डालता हूँ और इस तरीके से एडिट करता हूँ, ऐसा लगता है मैं ही कैरी से बात कर रहा हूँ, पूरा एकदम रियलिस्टिक फीलिंग। ये रियलिस्टिक फीलिंग आपने बीबी की वाइन के साथ भी कर दिया था। हाँ, टीटू मामा का भी आपने सीन पकड़ लिया था, क्या था ये पूरा? अच्छा आप पबजी वीडियो की बात करो जो मैंने डाली है। हाँ। अच्छा आपने थोड़ी बहुत वीडियोस देखी है मतलब? अरे देखा, पूरा देख के आए हम तो। अरे तो एक बंदा है, वो आर्टिस्ट है, मतलब जयेश नाम का एक बंदा है, वो टीटू मामा मतलब भुवन बाम की सारी आवाज निकाल सकता है, भुवन बाम, मदारा, एनिमे कैरेक्टर्स, वो पता नहीं 12-13 आवाज निकालता है। वो बंदा मेरे को मिला, क्लब हाउस करके एक ऐप होती थी, अभी तो छपरी बसे पड़े हैं उस पे। जब क्लब हाउस आईफोन में आया था नया, कोविड चल रहा था, सब घर में। हाँ, क्लब हाउस या तो क्लब हाउस करके ऐप थी, वहां मेरे को वो आर्टिस्ट मिला, डबिंग आर्टिस्ट, एक चैनल बना रखा था, वहां पे वो अपना वो दिखा रहा था परफॉर्मेंस। मेरे को आइडिया आया इसके साथ वीडियो बना सकते हैं, तो मैं उसको लाया अपने, पहले मैं उसको अपना व्हाट्सएप दिया, वहां पर हमने बात की और मैं कहा कि टीटू मामा का कैरेक्टर प्ले करना है, पबजी खेलेंगे। उसने पबजी नहीं खेला था कभी, तो उसने मेरे लिए खेला और वो इतना रियलिस्टिक लगा, ऐसा लगा मैं भुवन बाम से ही बात कर रहा हूँ। वो एक्चुअली में बाद में जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था और जब आप लोगों ने भी डिस्क्रिप्शन में लिखा था, तब मुझे पता लगा यार ये वो नहीं है, ये पैरोडी है। अरे भुवन बाम खुद कंफ्यूज हो गए थे, भुवन बाम से उसने बात की थी, तो भुवन बाम खुद कंफ्यूज हो गए थे कि ये तो बिल्कुल डिट्टो सेम आवाज निकाल रहा है। सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम। तो आपने भी कुछ सीखी उससे, कुछ मिमिक्री कुछ ऐसा? नहीं, मैं मिमिक्री नहीं करता यार, मैं सिर्फ सौरव जोशी की मिमिक्री कर सकता हूँ। हो जाए तो सौरव जोशी की मिमिक्री हो जाए। तो गाइज मैं अभी आ चुका हूँ, मेरे सामने ये लोग पॉडकास्ट ले रहे हैं। पीयूषी आना चाहता था गाइज, पर वो आ नहीं पाया, उसको ना अपने स्कूल का काम करना था गाइज। तो इस तरीके से मतलब अभी थोड़ा सा उतना अच्छा निकल नहीं रहा। अगर मैं कैरेक्टर में हूँ ना, मैं मतलब विग अगर पहन लूँ तो मैं पब्लिक में भी सौरव जोशी की एक्टिंग कर सकता हूँ। तो वही है, मैंने किया हुआ है, 1-2 वीडियोस मैंने बनाई है सौरव जोशी के ऊपर। यार आपने इतना सब किया हुआ है, क्या छोड़ा है आपने इसमें? मैंने, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने लिटरली हर चीज में अपना हाथ डाला है, हर टाइप के वीडियोस, चाहे वो रोस्ट वीडियोस हो गई, चाहे एंटरटेनिंग वीडियोस हो गई, चाहे वो गेमिंग वीडियोस हो गई, चाहे वो कास्टिंग हो गई, चाहे वो एजुकेशनल वीडियोस हो गई, चाहे वो रील्स हो गया, चाहे वो टिकटॉक पर मुजरा टाइप का कंटेंट हो गया, चाहे वो टिकटॉक पे लिपसिंग हो गई। मतलब ऐसा एक भी जॉनरा नहीं जो मैंने ना छेड़ा। सिर्फ मैं 2 जॉनरा से दूर रहता हूँ, एक पॉलिटिकल बातों को, क्योंकि नॉलेज है नहीं मेरे को पॉलिटिक्स की, मेरे को समझ नहीं आता किसको वोट करना किसको नहीं करना, और दूसरा ये रिलीजियस टॉक, क्योंकि ये सेंसिटिव हो गया। तो ये 2 टॉपिक पे मैं बहुत कम बोलता हूँ, तभी बोलता हूँ जब मेरे को पूरा आइडिया हो कि मैं सही बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं ये 2 टॉपिक अवॉइड करता हूँ पब्लिक में बोलने से। बाकी तो मैं हर जॉनरा में हूँ। तो भाई एक दौर था जब पबजी चलता था, स्ट्रीम होता था और बहुत लाइव वॉचिंग आती थी उसमें, व्यूज आते थे उसमें। अब जैसे बीजीएमआई का दौर आ गया है, पर बीजीएमआई पे एक बड़ा ऑनलाइन क्लेम चल रहा है कि उसमें जो स्ट्रीमर्स हैं उनकी जो वॉचिंग है वो फेक चल रही है। क्या है इसमें? कहाँ से रिसर्च कर रहे हो ये? एक्चुअली मैं बताऊं, मैंने एक ट्वीट किया था, पहले मैं शुरू से बताता हूँ कि मैं जनरली बीजीएमआई से दूर हो चुका था। मैंने एक रैंडमली एक ट्वीट कर दिया कि 70% ऑफ द पबजी ऑडियंस इज गॉन। ठीक है, ये ट्वीट मैंने किया था बीजीएमआई जब सेकंड टाइम बैन हुआ था, उसके आने से पहले, मतलब सेकंड टाइम जब बीजीएमआई आने वाला था। अनफॉर्चुनेटली वो ट्वीट जब मैंने किया उसके 1 घंटे बाद ही अनाउंसमेंट आ गई क्राफ्टन की। मेरे को डेट तो पता नहीं था कि गेम आने वाली है, तो क्राफ्टन वालों को लगा मैं उनके गेम को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्राफ्टन वालों को बोला कि अरे मेरा तो ये पहले कर रखा है मैंने ट्वीट, मुझे तो पता ही नहीं था गेम आने वाली, आज ही आने वाली है ऊपर से। तो उन्होंने मेरे को जो उनका लॉन्च पार्टी वाला टूर्नामेंट था उससे बैन कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 ट्वीट। उसके बाद जब गेम आया तब तक ठीक चल रहा था। उसके बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम लाइव चैट देखते हैं किसी का, मैं भी स्ट्रीम कर चुका हूँ, मुझे पता है 2000 वॉचिंग पे कैसी लाइव चैट रहती है, 3000 वॉचिंग पे कैसी लाइव चैट रहती है, वो बहुत स्पीड में रहती है। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो टूर्नामेंट्स होते हैं थर्ड पार्टी, ऑफिशियल नहीं, थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स या फिर कुछ स्ट्रीमर्स, उनकी वॉचिंग आती है 3000, 4000, 5000, 10,000। उनका जो लाइव चैट चल रहा होता है उसका रेट बहुत कम होता है, मतलब जो स्पीड होती है चैट की वो कम होता है। तो काइंड ऑफ लाइक ऐसी फीलिंग आती है कि वो फेक ही वॉचिंग है, और ये डेफिनेटली फेक वॉचिंग है, क्योंकि मैं गेम खुद भी खेलता हूँ तो मेरे को एक आइडिया है। पहले जब मैं पबजी खेलता था मेरे को मैच मेकिंग आराम से मिलती थी, लोग आराम से मिलते थे, हर टाइप के लोग मिल जाते थे तुरंत। अब मैं अगर बीजीएमआई खेलता हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं बॉट्स के साथ खेल रहा हूँ, लोग कम हो गए सर्वर में, तो पता लग रहा है कि लोग कम हो चुके हैं लेकिन वॉचिंग फिर भी उतनी है। तो अंदर से फीलिंग तो आती है कि फेक वॉचिंग है, और मुझे कंफर्मेशन भी है फेक वॉचिंग है, बस मैं बोलता नहीं क्योंकि बीजीएमआई के झगड़ों में मेरे को उसके फायदा नहीं है। वो लाइव स्ट्रीम की चैट्स भी चलती रहती है, उसमें सुपर चैट्स आती है। सुपर चैट्स में क्या होता है कि पता ही होगा आपको, जैसे उसमें आप कुछ पैसे दे सकते हो। डेफिनेटली कुछ भी, इसका भी शाउट आउट दे दो मुझे। इसका भी एक काला सच ये है कि ज्यादातर स्ट्रीमर, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं इनको ये लोग पैसे देते हैं, कार्डिंग की सुपर चैट लेते हैं। कार्डिंग की सुपर चैट में क्या होता है कि इससे ऑडियंस को ये लगता है कि इनको पैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब वही होता है, देखा देखी करके बाकी लोग भी करेंगे और कार्डिंग की सुपर चैट भी लेते हैं। तो मुझे इसके बारे में डिटेल में नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि फेक सुपर चैट भी लिया जाता है आज की डेट में। वो आप मान के चलो, मैं 1000 रुपए दूंगा उस बंदे को, वो 1000 रुपए के बदले में मेरे अकाउंट में कम से कम 3 से 4 हजार रुपए का
फेक सुपर चैट डाल देगा, फेक या फिर बोला जाए कार्डिंग का सुपर चैट डाल देगा। तो ये सब भी होता है बीजीएमआई के अंदर। हाँ, थोड़ा ये भी मैं पूछना ही चाह रहा था, कार्डिंग का काला सच क्या है? आजकल डेटा लीक होता है, लोग 10-10 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए का वो कार्ड्स बनते हैं, वो क्या है, पूरा क्या है, सिस्टम क्या है? अच्छा, आपके पास कार कितने वाली है? कार है आपके पास? ईश्वर की कृपा से। कितने वाली है? कितने वाली है मान के चलो। हाँ 20 की होगी मान, एक एस्टिमेट। कार्डिंग वालों के लिए 20 लाख कुछ नहीं है, उनके अकाउंट ही करोड़ करोड़ के होते हैं। नहीं, कार्डिंग होता क्या, मतलब मैं ये समझना चाहता हूं, व्हाट इज कार्डिंग, फिर उसके बाद उस पे आते हैं। तो बेसिकली कार्डिंग का सीन ये है कि आपको कुछ कार्ड्स होते हैं, आप या तो ये कार्ड टेलीग्राम से परचेज करते हो या तो डार्क वेब से परचेज करते हो, जितना मेरे को पता है। या तो आपके पास अगर सेलर का नंबर है व्हाट्सएप पे, वो इंटरनेशनल नंबर यूज़ करते हैं, रियल नंबर भी यूज़ नहीं करते। वहाँ पे आप इनसे कार्ड्स खरीदते हो। ये कार्ड ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है, अमेरिका का हो सकता है, यूरोप का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली होता है। किसी कार्ड में आपको $10,000 मिलेंगे, किसी कार्ड में $20,000, आपके लक के ऊपर है कि आपको कौन सा कार्ड मिला है। अब इन कार्ड्स का यूज़ करके आप गेम में यूसी खरीद सकते हो। यूसी मतलब गेम की करेंसी हो गई। इन यूसी को खरीद के आप पॉपुलैरिटी ले सकते हो। पॉपुलैरिटी का क्रेज तो बहुत चला था लोगों। पॉपुलैरिटी का मतलब है कि आप कितने पॉपुलर हो। लिटरली ये वो वाली पॉपुलैरिटी नहीं है जैसे हम फेमस हो गए। ये गेम के अंदर एक पॉपुलैरिटी है कि आपको इतने पॉइंट्स मिले हुए हैं, आपने इतने यूसी खर्च कर रखे हैं अपने पॉपुलैरिटी पे। तो लोग कार्डिंग का पैसा लगा के अपने अकाउंट में 10 लाख 20 लाख 30 लाख कुछ तो करोड़ करोड़ की पॉपुलैरिटी लेके बैठे हुए हैं। सिर्फ पॉपुलैरिटी। उसके ऊपर से अकाउंट में जो आप स्किन खरीदते हो, एक कपड़ा एक सूट जो हो गया, उसको मैक्स करने में मतलब फुल्ली अपग्रेड करने में 1 लाख रुपए मिनिमम लगते हैं। तो बंदों के पास लिटरली ऐसे 10-10 एक्स सूट होते हैं, 5 से 10 जितने भी निकले हैं। अब सोचो सिर्फ 10 एक्स सूट की कीमत होगी 10 लाख रुपए। ऊपर से जो गन की स्किन आती है, वो स्किन अगर आप ग्लेशियर ले रहे हो तो स्काउट जो यूट्यूबर है उसने लिटरली 4 लाख रुपए स्टीम पे खर्च किए, ठीक है। लेकिन अगर वही कोई कार्डिंग वाला बंदा है तो इससे भी सस्ते में वो मल्टीपल यूसी खरीदेगा और खरीदता जाएगा। तो कुल मिला के कार्डिंग के यूसी से लोग करोड़ों के स्किन्स खरीद रहे हैं, लाखों करोड़ों के। तो मैंने लिटरली ऐसे अकाउंट्स देखे हैं जिसकी कीमत 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ मामूली है। 3 करोड़ के भी अकाउंट्स देखे हैं मैंने। तो ये क्या ये लीगल है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। अब 3 करोड़ का पबजी के अंदर खर्च कर रहे हो, मैं सोच रहा हूँ नहीं पकड़े जाते ना, ये नहीं पकड़े जाते, पकड़े नहीं जाते, नहीं पकड़े जाते। मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैं बताता हूँ, साइबर क्राइम है ये सब, ये क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं लोग? देखो जितना मैंने ऑब्जर्व किया, साइबर पुलिस इतना मतलब इफेक्टिव है नहीं इन सब चीजों में। अच्छा, नहीं तो अब तक खुद सोचो, यहाँ पे करोड़ों के स्कैम हो रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे। कैसे नहीं पकड़े जा रहे? मेन रीजन तो ये है कि ये लोग, इनको कुछ लूप होल्स पता है जिससे पकड़े नहीं जाते। और दूसरी चीज कार्डिंग की ये हो गई कि बहुत सारे यूट्यूबर्स भी यूज करते आए हैं कार्डिंग। इतना तो मुझे पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स को पहले मुझे पता नहीं था कार्डिंग क्या होती है। बड़े यूट्यूबर्स डेफिनेटली। ओके, मेरी जो ज्यादातर लड़ाई हुई इसीलिए तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो मैं नाम नहीं लूंगा। हुआ क्या था, एक यूट्यूबर करके है, लॉबी के अंदर था वो, ठीक है। लॉबी के अंदर वो बात कर रहा था कि मेरे को यूसी डलवानी है, इतने पैसे देंगे, 10,000 देंगे, 40,000 की यूसी ऐसे डलवानी है। तो ये लॉबी के अंदर बातचीत चल रही थी। ये 2020 से पहले की बात होगी, जब गेम बैन होने से थोड़ा पहले की। तब मेरे को पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि मुझे लगता था वहाँ सस्ते मिलते होंगे। वियतनाम के बंदे को आईडी देते थे ये लोग, बदले में यूसी डाल के देता था वो, ठीक है। मेरे को बाद में जब कार्डिंग वार्डिंग का पता लगा, तब मुझे पता लगा वो क्या कर रहे थे। वो कर रहे थे कार्डिंग वाली यूसी ले रहे थे। तो कार्डिंग की यूसी शुरू में मतलब बहुत सारे लोगों ने डलवाया। जो नॉन फेमस लोग हैं वो तो डलवाते ही हैं, ठीक है। जो फेमस लोग हैं अब सुधर गए पैसे आने के बाद, लेकिन जब उनके पास भी पैसे नहीं थे, जब वो अपने शुरुआती फेज में थे, उन्होंने भी किया है। तो यूट्यूब कैटेगरी में जो अभी मैं कहूँगा जो ई स्पोर्ट्स कैटेगरी या फिर बीजीएमआई कैटेगरी है, इसके अंदर भी ज्यादातर लोग दूध के धुले हुए नहीं है। ज्यादातर लोगों ने कार्डिंग वाली यूसी इस्तेमाल की है। आपने किया? मैंने क्यों? अकाउंट मेरा मेरा सस्ता अकाउंट है, मेरा लिटरली बहुत सस्ता अकाउंट है। मैंने मेरे अकाउंट में टोटल 5 लाख खर्च हुए सिर्फ ये 4 साल में, सिर्फ मैंने 5 लाख खर्च किए हैं। तो क्या क्या खरीदा 5 लाख में? एक्सूटी मेरा 50,000 का है। अच्छा। एकेएम ग्लेशियर भी मेरा 50,000 का है। उसके बाद मैं देख के बता सकता हूँ, गाड़ी है मेरे पास 4-5 पर गाड़ी, ये मान के चलो 30,000 40,000, ठीक है। उसके बाद जो आरपी खरीदते हैं, आरपी को मैक्स करने में कभी 20,000 खर्च करता हूँ। मिनिमम 8,000 में पहले 100 आरपी हो जाती थी शुरुआती फेज में। उसके बाद इन्होंने आरपी घटा दी तो थोड़े सस्ते में होता था, लेकिन हम 100 आरपी तक नहीं जाते थे, हमें प्लेन में नाम ऊपर चाहिए होता था। तो 20,000 30,000, 5 लाख में से 1 लाख यूसी तो मेरे को सिर्फ बीजीएमआई वालों ने दी है, पबजी वालों ने, मतलब स्पॉन्सर। मतलब मेरा जो खुद का पैसा लगा वो 4 लाख लगा अकाउंट में। वेरी नाइस। सबसे गरीब अकाउंट मेरा है क्रिएटर में, सबसे गरीब। इसमें 5 लाख खर्च के भी गरीब तो नहीं है भाई। 5 लाख नहीं, अगर कंपेयर अगर बाकी यूट्यूबर्स को देखोगे ना, तो उनके मुकाबले मेरा अकाउंट इतना गरीब दिखता है ना। ऐसा होता है ना कि एक गरीब बंदा आ गया अमीरों के बीच में, तो सबसे गरीब अकाउंट मेरा ही है। तो सबसे ज्यादा कितना कोई खर्चता है, मतलब जैसे आप बता रहे करोड़ों में, तो आपके मतलब अगर कोई आप बता सको ऑन कैमरा कि किसी गेमर ने इतना पैसा इसमें लगाया हो अपने सूट्स खरीदने में? देखो मेरे नॉन वाले बंदे ही कुछ हो गए। एक मेरे क्लैन में वोटेक्स नाम का बंदा था,
वो मैं, समय रैना, एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, मैं, समय रैना, वोटेक्स, ये 3 लोग हम खेलते थे, ठीक है। तो मजाक मजाक में वोटेक्स का ये जो अकाउंट था बहुत महंगा दिखता था, तो एक बार समय रैना ने उससे पूछ दिया, भाई ये तेरा अकाउंट कितने का है? तो उसने बोल दिया, मैं अब तक 40 लाख खर्च कर चुका हूँ। पहले हमें लगा ये झूठ बोल रहा है, लेकिन जो उसके पास थी ना, उसके अकाउंट में ऐसी एक भी चीज नहीं थी जो नहीं हो, सब कुछ था उसके अकाउंट में, सब जैसे गन्स, अगर 12 गन्स है, 12 के 12 गन्स की लेवल 5 की स्किन, और लेवल 5 तक करने में अंधा पैसा लगता है। एक्सूट हो गया, वो पूरा लेवल, जितने भी 6-7 लेवल हो गए पूरा। उसके बाद गाड़ी में भी सारी स्किन जितनी आप इमेजिन कर सकते हो, जो भी गेम में आया है, जब से वो गेम खेल रहा है, जो गेम में आया है वो है, सब है उसके पास। और ये ऐसे हो गए। उसके बाद जो अननोन बंदे हो गए, तो करोड़ के अकाउंट, पॉपुलैरिटी करोड़ की है। बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई थी पॉपुलैरिटी को लेके, एक पारस गेमर नाम का बंदा था, ठीक है। तो उसका क्या हुआ था सीन, वो पॉपुलैरिटी रैंक में ऊपर रहता था, मतलब वो पॉपुलैरिटी लेता था जनता से मांग के, जनता कुछ फ्री पॉपुलैरिटी होती है, वो मांग के, उसके पास सब्सक्राइबर थे, तो वो टॉप 3 में आ गया था। और जो उसका कहना था कि जो उसके ऊपर बंदे हैं वो कार्डर हैं, ये उसका कहना था। तो वो कहता गया, और इससे हुआ क्या कि उसके घर पे हमला हो गया, उसको 5-6 लोगों ने घर में घुस के मारा। तो ये सब चीजें भी हुई है बीजीएमआई सीन के अंदर। तो इतनी खतरनाक चीजें हैं ये। तो आप ये सोचो, वो सब पे इल्जाम लगा रहा था, ये कार्डिंग वाली इसी यूज कर रहे हैं, किसी का अकाउंट 1 करोड़ का कैसे हो सकता है। वो साफ साफ बोल रहा था, किसी का अकाउंट 1 करोड़ कोई खर्च कर ही नहीं सकता, ठीक है। मेरे को पॉपुलैरिटी इसलिए मिली है क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर है, इसको कैसे मिल गई ये 1 करोड़ वैल्यू की पॉपुलैरिटी। तो ये इल्जाम लगा रहा था। जब वो इल्जाम लगा रहा था, उसके घर पे हमला हो गया, 5-6 लोगों ने घुस के उसके घर पे मारा, और आज तक पता नहीं चला किसने मारा। जितने भी सीसीटीवी वीडियोस थी उसके गली घर में, जब मैं गया था, तो उसका घर ऐसा नहीं है कि सुनसान जगह पे है, पूरी एक सोसाइटी है अच्छी वाली, पूरी सोसाइटी में भीड़ है, मतलब मकान चिपके हैं, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, और मकान के अंदर घुसते घुसते आपको 12-13 सीसीटीवी कैमरा मिल जाएंगे, उसके बावजूद पकड़े नहीं गए वो बंदे। सोचो। तो यार ये जो सारी स्किन्स होती हैं और ये इन्वेस्ट करते हैं इतना सब, तो ये आगे सेल भी कर सकते हैं या फिर नहीं, ऐसी क्योंकि इस गेम में नहीं होता। अकाउंट सेल करते हैं, पर अगर आप अकाउंट सेल करते हुए पकड़े गए इंस्टाग्राम पे, तो सीधा पबजी की तरफ से आपको स्ट्राइक आ जाएगी, और परमानेंट डिलीट वाली स्ट्राइक आएगी, आपका अकाउंट गायब हो जाएगा। इससे अच्छा एक पॉइंट याद आया, गेम में क्या होता है, पबजी सीन में बहुत सारे लोग अकाउंट सेलर को ही प्रमोट करते हैं। ये बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर भी करते हैं अकाउंट सेलर को प्रमोट, और मोस्ट ऑफ द जो अकाउंट सेलर होते हैं, लोग कहते हैं कि ट्रस्टफुल नहीं है ये। जैसे ये अकाउंट सेलर को प्रमोट करते हैं, पबजी को पता लगती है बात, पबजी इनका अकाउंट उड़ा देता है। इसमें कुछ नॉन प्लेयर्स के भी अकाउंट बैन हुए हैं, नाम नहीं लूंगा मैं डेफिनेटली, कोई फायदा नहीं है इनसे लड़के। डर तो नहीं रहे ना? डर तो नहीं रहे? अरे बीजेएमआई वालों से डरने लग गया फिर तो जिंदगी झंड नहीं हो गई। ठीक है, नहीं भाई हम नाम इसलिए ले रहा क्योंकि नहीं ठीक है, गेमिंग ट्रेंड नहीं है, तो उनके बारे में बात करें क्या? मतलब हम वो आपकी प्राइवेसी को पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। अरे मैं नाम ले तो लेता, लेकिन वही है, फिर वो रिप्लाई करेगा, मैं रिप्लाई करूंगा, फिर वही है, दलदल में घुसने वाली बात हो गई। अभी थोड़ा सिस्टम है, अच्छे लोगों से ही लड़ाई करनी है। कौन अच्छे, किससे लड़ना चाहते हो? मैं किसी से नहीं लड़ना। नहीं, आपने बोला अभी सिस्टम है। अरे मतलब अगर कोई मेरे से लड़ेगा तो डेफिनेटली मैं लड़ूंगा। मैं बेमतलब नहीं लड़ता किसी से, ठीक है। मेरे को बेमतलब, मैं एक्चुअली मैं बताऊं अपना सीन, मैं पता नहीं लड़ाई में कैसे आ जाता हूँ। मैं पहले बहुत शरीफ बंदा था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, इंटरव्यूज देखोगे, मैंने 1UP के साथ किया, उसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको दिखेगी बहुत मासूम सा लड़का है। मैं खुद देखता हूँ मैं ऐसा हुआ करता था। क्या होता है ना, मैं चेंज हो गया। मैंने अभी जो मैं खुद की बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ काफी चेंज हो गई है। चेंज होने का शायद कारण यही है कि मेरे को गेमिंग कम्युनिटी में सबसे ज्यादा धोखे मिले हैं। लिटरली बताता हूँ, मैं जब 2019 में नया था, मेरे को 18 में मेरे को कॉन्करर जाना था। मैं एक बंदे को ढूंढना चाहता था जो कॉन्करर पे हो। मैंने एक बंदे को ढूंढा फेसबुक से, उसके लिटरली 100 सब्सक्राइबर थे फेसबुक पे। मैं उसको लाया, कॉन्करर बंदा था, एक वीडियो बनाई। उसने मुझे बोला भाई मैक्सन, मुझे ना इस क्लैन में जाना है, कुछ कनेक्शन करवा सकता है? मेरे थे कनेक्शन। मैंने उसको एक बहुत ही बड़ी ऑर्ग में घुसा दिया, और जैसे ही मैंने उसको उस ऑर्ग में घुसाया, उस बंदे ने लिटरली मेरे को घोष मार दिया। यहाँ मिला मेरे को पहला धोखा, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे करके आगे चलते चलते मेरे को और धोखे मिलते गए। अब तो मेरे को याद भी नहीं कितने धोखे मिले। आज तक का सबसे बड़ा धोखा कौन सा मिला? इन टर्म्स ऑफ क्या? सबसे बड़ा धोखा तो लड़की देती है। लड़की से बड़ा धोखा क्या दे सकता है यार? क्या बात है। लड़की वाला धोखा भी बता दो, कोई मिला तो। लड़की वाला धोखा तो यही है कि देखो, मैं तो मासूम था यार, मैं बहुत शरीफ था। शरीफ इतना था कि मैं मान के चलो, अगर कोई मेरे से अच्छे से बात करता था ना, मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। मतलब अगर आप मेरे से अच्छे से बात, अभी तो नहीं, अभी तो मैं थोड़ा चालाक हो गया। पहले मैं क्या था, बहुत एक्सप्रेसिव था मैं। अगर कोई मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, मैं उसको अपना सब कुछ बता देता था, मेरा बुरा अच्छा, मतलब होता है ना, पूरा दिल खोल के। तो ये मेरे को हमेशा बैकलैश हुई है, क्योंकि कोई मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, मैं उसको ओवर वैल्यू कर रहा हूँ। ओवर वैल्यू जैसे ही मैं करा तो वो होता है, लोगों को लगता है चेप हो रहा है, तो उसके चक्कर वो मेरे को घोष कर देते हैं। तो ये सब चीजें जब मेरे साथ बैक टू बैक हुई ना, तो मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा बन गया
और जब चिड़चिड़ा बना तो मैंने दोस्त बनाने छोड़ दिया, मैं अकेला रहने लग गया, और फिर टाइम पास के लिए मेरे पास ट्विटर ही होता था। तो अकेले रहने के चक्कर में मैं ट्विटर पे मैं करता था टाइम पास, और उसके चक्कर में क्या हुआ, जो भी दिख रहा है कि कुछ फालतू बोल रहा है मैं उसमें पड़ जाता था। मैं कमेंट भी इंस्टाग्राम पे इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरा इकलौता टाइम पास है, मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरा इकलौता टाइम पास यही है कि कोई रील दिखी उसमें कमेंट करो, खत्म करो, ये मेरा टाइम पास है। सबसे आज तक का खतरनाक कमेंट क्या किया? सबसे खतरनाक कमेंट मेरे को तो याद नहीं, लेकिन कमेंट तो मैं रैंडमली बहुत करता हूँ। एक कोई कंट्रोवर्शियल बात हो, कोई कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल बात, अगर कमेंट की बात की जाए शुरुआत में, तो एक कोई तो साउथ कोरिया की कोई यूट्यूबर थी, मैंने उसको लिख दिया क्लाउड ले रही है। उसको लक्ष्य चौधरी ने भी लिखा था क्लाउड वाला सीन, ठगेश ने भी लिखा था। इनकी किस्मत खराब थी, इनके अकाउंट वेरीफाई नहीं थे ये मेरे से बड़े यूट्यूबर। अगर उस म्यूची को पता होता कि मेरे से भी बड़े बड़े बंदों ने उसको लिखा है तो वो उनको करती टारगेट। उसको मेरा वेरीफाइड अकाउंट दिख गया ट्विटर का, उस समय लेगेसी वेरीफाई था सिर्फ। जैसे ही दिखा उसने मेरे खिलाफ ट्वीट कर दिया लंबा चौड़ा। तो ये बेमतलब का कमेंट करने के चक्कर में मैं लड़ाई में फंसा हूँ। उसके बाद तो वही हो गया, मैंने लिख दिया था किन गवार को फॉलो कर रखा है, एल्विश वाला सीन। वो तो अब पुरानी बात हो गई। बिग बॉस वाला मैटर इतना घटिया है ना, मैं पछताता हूँ कि मैं बिग बॉस वाले मैटर पे था ही क्यों। क्या हुआ था बता दो। बिग बॉस की ऑडियंस बताता हूँ, सबसे छपरी ऑडियंस है, सबसे गवार ऑडियंस है। बिग बॉस की जो ऑडियंस है ना पर्टिकुलरली, लिटरली वो लोग देखते हैं बिग बॉस जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। मतलब आज जिया जीतेगी, आज जिया ने अच्छा खेला, अरे नहीं मनीषा अच्छा खेल रही है। मतलब लोगों के पास काम नहीं है, ये दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिग बॉस का जो टॉपिक है, इसके चक्कर में मेरी जितनी भी लड़ाई हुई, अब मैं पछता रहा हूँ कि मैं क्यों पड़ा है बिग बॉस के चक्कर में। तो कैसे पड़े इस लड़ाई में? लड़ाई में देखो ऐसे ही पड़ा कि रैंडमली चल रहा था, मैं दो को सपोर्ट कर रहा था, फुकरा एल्विश। ठीक है, एल्विश भी मेरे को अच्छा लगता है, फुकरा भी अच्छा लगता है। अब मैं कर रहा था दोनों को सपोर्ट। अब फिर क्या हुआ, लक्ष्य ने मजाक में बोल दिया ये मैक्शन एल्विश का हेटर है। फिर एल्विश का एक पर्टिकुलर फैन बेस मेरे पर टूट गया, लिटरली टूट गया। जब तक फैन चिल्ला रहे थे तब तक मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था, चलो चलता है इतना। फिर मैं देख रहा था कि कुछ म्यूचुअल बंदे एल्विश के, वो भी मेरे खिलाफ नेगेटिव डाल रहे हैं। मैंने ऐसे ही एल्विश को व्हाट्सएप पे पहले मैसेज किया, भाई ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो एल्विश मेरे को बोलता है कि देखो भाई मैं तो बिजी रहता हूँ शूट वूट में, तो मेरे को आइडिया नहीं क्या चल रहा है ये, तो आप देख लो अपना। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद एक यूट्यूबर था, नाम नहीं लूंगा, उसको फालतू में क्लाउड नहीं देना मेरे को। तो वो मेरे खिलाफ पूरा एकदम होता ना कैंपेन, दो बंदे थे, एक था फोटो लगा रखी थी, छोड़ो क्या कंफ्यूज हो गया मैं। दो बंदे थे, तो एक मेरे खिलाफ नेगेटिव ट्वीट डाल रहा है और दूसरा मेरे खिलाफ मैनिपुलेट कर रहा है कि अरे ये मुनावर को सपोर्ट कर रहा है ये वो। तो इन दोनों के चक्कर में ना मेरा दिमाग खराब हो गया। तो होता ना कितना सा है इंसान। तो फिर मैंने वही लिख दिया भाई किन गवार को फॉलो कर रखा है, ये फालतू वाले कमेंट्स। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों पड़ा मैं बिग बॉस की लड़ाई के चक्कर में, कोई फायदा नहीं है। नहीं, क्योंकि ये चीज पब्लिक डोमेन में थी इसलिए मैं तो नाम ले रहा हूँ, अगर आप अलाउ करो तो। एक यूट्यूबर दोहान करके के साथ भी आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो क्या सीन था? आपने उसको तो मैंने पेल दिया ना यार बाद में। अच्छा पेल दिया कैसे? हाँ। अरे वो बंदे उसके पुराने वीडियोस देखो, भगवान कृष्णा के साथ ऐसे फालतू टाइटल लगा रखे, उसने इतना मतलब डिग्रेड कर रखा है भगवान को। मोदी जी के साथ अजीब अजीब से थंबनेल लगा रखे हैं। अब ऐसे बंदों का ओपिनियन क्यों ही माने हम? वो बंदा खुद इतना गिरी हुई हरकत कर चुका है पास्ट में, और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो उसने आपके खिलाफ क्या बोला था? उसने बोला, मैंने देखो ट्वीट किया, मैं देखो बिग बॉस देखता हूँ मैं एज अ ऑडियंस, मुझे नहीं पता उसका पास्ट में क्या सीन है, मुनावर का क्या नहीं। अब देखो मुनावर मेरा ये तो है नहीं जिगरी दोस्त है, मेरे घर के बगल में रहता है, यार है। मैं एज अ शो देख रहा था उसको, एज एन ऑडियंस देख रहा था। अब एज एन ऑडियंस अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो मेरा मेन काम है जो शो में चल रहा है मैं उसके बेसिस पे बोलूँ। अब उसने पास्ट में क्या किया क्या नहीं किया, वो उसको उसकी सजा मिल चुकी है, और वो ठीक है जस्टिफाई है, आप उसको उसके लिए हेट करते हो ठीक है। लेकिन मैं एज एन ऑडियंस जो बिग बॉस देखता है सिर्फ, मैं उसके पर्सपेक्टिव में बोला कि मुनावर के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, जो कि थे। यूके राइडर डेफिनेटली बिग बॉस के अंदर वो वीक पर्सनैलिटी था। यूके राइडर की दिक्कत क्या थी जो मैंने नोटिस किया यूके राइडर के बारे में, वो ये था कि वो कैमरे पे अपनी रियल पर्सनैलिटी नहीं, वो प्रेटेंडिंग वाली पर्सनैलिटी दिखा रहा था। वो पता लगता है, साफ साफ पता लग रहा था वो प्रेटेंड कर रहा था काइंड ऑफ अपने आप को थोड़ा सा दिखाने के चक्कर में, जो उसको बैकलैश कर गई। क्योंकि अगर आपके पास 200 कैमरे हैं और आप एक अलग पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में कभी ना कभी आप फंस जाते हो। तो मुझे ये पता लग गया यूके राइडर के जीतने के चांसेस नहीं है, मुनावर के हैं। तो मैंने ट्वीट कर दिया मुनावर के जीतने के चांसेस ज्यादा है। उस पर वो ट्वीट करता है कि ये मुनावर को ही सपोर्ट कर ले, एंटी हिंदू, पता नहीं क्या क्या मेरे को बोल रहे थे। अब ये बताओ, मैं एक शो देख रहा हूँ, मैं सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि ये जीतेगा वो जीतेगा। इस पे रिलीजन घुसाने की क्या जरूरत है? हर चीज में रिलीजन घुसा देते हैं। मैंने अच्छा बोल दिया इसके खिलाफ, एंटी हिंदू। मैंने इसकी तारीफ कर दी, एंटी हिंदू। तो ये चीजें मेरे को सबसे ज्यादा, अगर मैं किसी चीज से चिढ़ता हूँ वो इसी चीज से चिढ़ता हूँ कि हर कॉन्वर्सेशन में आप रिलीजन घुसा देते हो। रिलीजन जहाँ पे आपको बात करनी चाहिए रिलीजन की, वो अलग मैटर है।
ये बिग बॉस शो है, इसके अंदर अगर आप रिलीजन घुसा रहे हो, आप उसको क्रिटिसाइज करो उसके बेसिस पे। तो अब आप रियलिटी शो की बात चल ही रही है सागर भाई, तो ये हमें भी पता चला कि आप भी कुछ रियलिटी शोज में गए, तो ये रियलिटी शोज कितने रियल होते हैं? भाई देखो रियल का तो मेरे को पता नहीं, पर मुझे इतना पता है रियलिटी शो मैं जितना मैं देख के आया हूँ ना, मेरे को एक आइडिया हो गया, रियलिटी शो के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सिखाई जाती है बोलने के लिए। मैं बिना नाम स्क्रिप्टेड होते हैं? हाँ, मतलब काइंड ऑफ स्क्रिप्टेड होते हैं, सेमी स्क्रिप्टेड आप कह सकते हो। जैसे मान के चलो एक रियलिटी शो था, उसमें एक बंदा था जिसके साथ मेरा हो रखा था पंगा, वो भी इसमें आया हुआ था। तो मेरे को काइंड ऑफ यही सिखाया गया, आप उसके बारे में क्या क्या बोल सकते हो, ये बोलना है आपको, ये करना है, वो करना है। और अगर आपके सामने वो आ जाए तो आप कैसा रिएक्ट करोगे, मेरे को पहले पूरा पूछा। तो मेरे को लिटरली ब्रीफिंग की गई थी, अगर वो सामने आ जाए तो उसको ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे बोलना है, ताकि उनको टीआरपी मिल सके। कल को क्लेम भी ना कर पाएगी स्क्रिप्टेड है या नहीं। तो वो थोड़ी चीजें स्क्रिप्टेड होती है, स्पेशली उनको टीआरपी के लिए वो इस तक हद तक जा सकते हैं वो, ये तो मैंने देख लिया। अब सोचो इस रियलिटी शो में ऐसा होता है, अब जो बड़े लेवल के रियलिटी शो होते होंगे उसमें कैसा होता होगा, उसमें भी होता ही होगा। तो जैसे अगर मान लो सवाल ये आ रहा है कि जैसे एल्विश यादव वगैरह मान लो या फुकरा इंसान, ये सब कहीं किसी शो में जा रहे हैं, तो इसका मतलब पीछे से टीम बताती होगी कि भाई ये बोलो, ऐसा बोलो? बोलती होगी, मेरे को आइडिया नहीं है, अब इनके साथ तो मैं गया नहीं, लेकिन जितना मैं देख के आया हूँ ये कॉमन ही थे। ये जो लोग थे, जो टीम थी, ये हर रियलिटी शो में कॉमन है। जो प्रोडक्शन टीम है वो वही होती है, हाँ, मतलब ये जो टीम होती है यही टीम चुनती है। अब इसमें हुआ है तो उसमें भी होता ही होगा। क्योंकि मैंने खुद नोट किया था, मेरा एक कोई नोन था, तो वो मुंबई गया, तो पहले उसने कुछ कंपटीशन जीता, कराटे का कुछ जीता उसने, उसके बाद वो बिग बॉस की टीम में गया। वही बंदा बाद में देखा कि वही लड़के ने डाला कि वो शार्क टैंक की प्रोडक्शन टीम में भी आ गया। तो वो सर्कल वही था पहले। मैं बताता हूँ, जहां मैं गया था वो लोग जुड़े हुए थे रोडीज से, बिग बॉस से, उसके बाद और भी मल्टीपल कुछ रियलिटी शो हैं उससे, सेम टीम। मतलब उनका काम होता था उस शो के लिए लोग लाएं। उनका फिर 5 राउंड होते हैं किसी भी शो में जाने से पहले। जो सबसे मेन राउंड होता है वो होता है पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। उसमें आपके सामने 6 लोग बैठते हैं, ठीक है। तो 6 लोग बैठते हैं, वो आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं, वो बेसिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं, आप कैसा रिएक्ट करोगे किस सिचुएशन में। वो आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आप सिंगल हो कि नहीं हो। आपसे ये भी पूछेंगे, जैसे मेरे से क्या पूछा था कि मान के चलो आप एक लड़की है, ठीक है, मेरे से ये लिटरली इंटरव्यू में पूछा है, एक लड़की है और वो आपके साथ हुकअप करना चाहती है, क्या आप करोगे? मेरे से लिटरली ये क्वेश्चन पूछा। तो आपने क्या बोला? मैंने बोला हाँ, वो तैयार, मैं तैयार। तो वहां उनको कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। अगर आप शर्माओगे तो वो समझ जाएंगे ये अंदर हमारे को लव एंगल नहीं देगा। तो जो अंदर लव एंगल ही बनते हैं ना किसी रियलिटी शो में, ये भी वही होता है। तो अभी जो बिग बॉस में अभिषेक और मनारा का हो रहा था, ये बस मनारा की लड़की थी ना? अच्छा, वो ये वाली बिग बॉस की, ये वाली बिग बॉस में तो ये लव एंगल जो बना आपके हिसाब से, ये भी ऑब्वियसली मनारा को नहीं, अब मुनावर और उसका बना था ना, मुनावर और यार मुनावर का तो हर दूसरी लड़की के साथ मुनावर का स्टार्टिंग में मनारा के साथ बना था, और अभिषेक का तो वो उसका भी कुछ लव एंगल बना था। तो आपके हिसाब से स्क्रिप्ट? मैंने देखो बिग बॉस देखा नहीं है, बस मुझे इतना पता है मुनावर की 1 नहीं 6 गर्लफ्रेंड है, मुझे बस इतना पता है जितना मैंने बाहर से देखा है। और रही बात लव एंगल की, तो डेफिनेटली कुछ चीजें तो स्क्रिप्टेड होती है शो के अंदर। जैसे मैं बिग बॉस वाला सीजन बताऊं, तो जो ओटीटी वाला जो मैंने देखा है, उसमें मैं देख रहा था बाहर टीआरपी चल रही थी कि लव एंगल जोड़ने की 2 लोगों की, बाहर फैंस के द्वारा या फिर बोला जाए टीआरपी टीम, पीआर टीम के द्वारा। तो ये चलता है और इसका फायदा पूरा वो जी सिनेमा उठा रही थी। जो बाहर ट्रेंड चल रहा है, मान के चलो बाहर लोग शिप कर रहे हैं अभिषेक और ये जिया, तो इसका फायदा पूरा वो जियो की टीम भी उठाएगी, ये इसको और अच्छे से प्रमोट करेगी। अब मान के चलो अभिषेक मनीषा को जोड़ दिया, तो इसका फायदा भी वो टीम उठाएगी, जियो की टीम। तो ये टीम चाहती है कि अंदर लव एंगल बने, क्योंकि इससे ऑडियंस चिपकी रहती है। तो काइंड ऑफ बहुत सारे जो लव एंगल्स बनते हैं शो के अंदर, वो स्क्रिप्टेड होते हैं। मोटा मोटा ये स्क्रिप्टेड शो ही है जहां तक। आप भी तो रोडीज गए थे, आप बताओ। तो मेरा भी वही एक्सपीरियंस था कि अब ऑन कैमरा कितनी बातें बता सकते हो, बट जैसे कि जब आप मुंबई जाते हो तो आपके सामने वो पीआई टीम होती है। तो जैसे मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लगी, मुझे लगी, उन्होंने मेरे से पूछा कि बैडमिंटन, मैं क्या करते हो? मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। क्या खेल के दिखाओ? मैं कहा रैकेट नहीं है, शटल, खेल के दिखाओ। तो वो देख रहे थे, तो मैंने एक्चुअली में ऐसा अज्यूम किया कि मैं कोर्ट में खेल रहा हूँ, ऐसा शॉट मार रहा हूँ। तो वो रिस्पॉन्स चेक करते हैं उसी सेकंड में कितना बोल रहा है। अरे वैसे भी तो पूछा कि आप इस शो में क्या ला सकते हो, तो मैंने उनको ऐसे बोल दिया कि आई एम ए गेमर, एंटरटेनर, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, सब मैंने बोल दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा तुम गाना भी गाते हो? मैंने कहा हाँ, मैं 16 साल से गा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा गा के दिखाओ। तो मैंने गाया जिंदगी सवार दूं एक नई बहार दूं, मैंने लिटरली पूरा गाया। वो कह रहे हाँ इतना बेसुरा। मैंने कहा मैं ये थोड़ी का सुर में गाऊंगा। तो उनको ना मेरी चीजें सब सही लगा, बस एक चीज उनको खराब लगी, जब मैं शो एक जज था थोड़ा रूड होकर बात कर रहे थे मेरे से। मतलब बार बार ना काइंड ऑफ
मेरे को तो बाहर से बोला गया था कि अंदर रियल पर्सनैलिटी दिखाना, और वो बंदा रूड होकर बात कर रहा है, मेरे को बार बार वो इंसल्ट कर रहा है वहाँ पे, जैसे कि आपको ये नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, ठीक है, मैं पर्टिकुलर नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोगों को शो का नाम पता लग जाएगा। तो मैं उसको बोलता हूँ, सर आप जिस हिसाब से बोल रहे हो ना, मुझे लगता है आपको इसकी नॉलेज घंटा नहीं है। मैं उसको लिटरली ये चीज़ बोलता हूँ, मेरा वहाँ कसम कैंसिल। मेरे को एक चीज़ बोली जाती है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस की, आपने थिन लाइन क्रॉस कर दी, नहीं तो मेरा तो सिलेक्शन था। आपको लगता है कि आपने वो लाइन क्रॉस की? हाँ नहीं, अरे जो था वो था, मेरे को बोला रियल पर्सनालिटी रहो। अब देखो जो जजेस को, अब ऑब्वियसली बात है, मैं उनको दिखाना चाहता था कि मैं जजेस को भी बोल सकता हूँ ऐसे, तो शो के अंदर तो मैं बोल ही सकता हूँ किसी को भी, बट वो आपको बैकलैश कर गया। तो मेरे को समझ में आ गया किसी को भी बोलने का, जज को नहीं बोलने का। जज को बोलना ज्यादा होता है। तो सागर भाई ऐसा है कि YouTube एक बहुत अच्छी जर्नी रही है आपकी, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आपके पास सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स हैं, और बहुत अच्छा ग्रो किया है आपने। आज की डेट में YouTube पे कोई गेमिंग चैनल शुरू करना चाहता है तो कहाँ से शुरू करे और किस लेवल तक वो पहुंच सकता है? देखो गेमिंग में तो आ चुका है सैचुरेशन। अगर आप BGMI के यूट्यूबर बनना चाहते हो, वे टू इम्पॉसिबल। BGMI के जो अभी एग्जिस्टिंग यूट्यूबर्स, इनके खुद नहीं आ रहे व्यूज, तो नए बंदे क्या ही आएंगे। और रही बात गेमिंग इन जॉनरा, मतलब प्रॉपर गेमिंग, तो इसमें अभी भी चांस है, मुश्किल है पर चांस है, कुछ अलग करना पड़ेगा। देखो जितने भी आप चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करोगे, चाहे वो टेक्नो के टाइप की वीडियोस बनानी हो गई, लोग टेक्नो को देखेंगे, आपको क्यों देखेंगे? या फिर आप लाइव इंसान टाइप की वीडियोस बनाना चाहे, लोग लाइव इंसान को देखेंगे, आपको क्यों देखेंगे? तो इसमें ये चीज़ की जा सकती है, या तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम यूनिक हो, आप अलग तरीके से बोलते हो, आपकी एक्सेंट थोड़ी अच्छी हो, मतलब फनी, नॉट अच्छी, मतलब जो ऑडियंस को पसंद आए। या तो आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो, जैसे IRL टाइप की वीडियोस हो गई, जो रचित्रो अभी करता है। तो कुछ अलग करोगे तो इसमें अभी भी चांस है, क्योंकि ऑडियंस को नई नई चीज़ें देखना पसंद है। एक बंदे से वो तब तक बोर नहीं होते जब तक उसको कोई नया बंदा ना मिल जाए। अगर जैसे ही उसको कोई एक ऐसा बंदा मिल गया जो उसको नए तरीके से एंटरटेनिंग कंटेंट दे रहा है गेमिंग के अंदर, वो तुरंत स्विच कर देगा और वो नया बंदा चल जाएगा। ऐसे कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि एक नया गेमर आया उठ के और एकदम से चल गया। जैसे एग्जाम्पल गेमर फ्लीट है, PUBG पीक पे चल रहा था, गेमर फ्लीट का नामो निशान नहीं था, ठीक है। वो मतलब एक एज अ अंडररेटेड यूट्यूबर था, वो मतलब उसको कोई जानता ही नहीं था। वो अपना कंसिस्टेंसी रखा, अपलोड करता गया, उसका जो वाइब हो रहा है लोगों को पसंद आई। आज देखो वो PUBG के ज़्यादातर यूट्यूबर से टॉप पर चला गया। तो वही है, कुछ यूनिक करोगे तो अभी भी चांस है, पर यही है क्या यूनिक करना, ये पता करना आप ही का काम है। तो जैसे एग्जांपल साइमन सेज करके मैंने एक बार चैनल एक्सप्लोर किया, अब तो अलग में इतना नहीं देखता, बट पहले की बात है। तो जब मैं उनको देखा था तो वो एक चश्मा डाल के, कलरफुल रंग बिरंगा चश्मा, बटन बंद करके, तो वो कुछ यूनिकनेस लगा। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है साइमन सेज। एग्जैक्टली वो जो एंगल था जो आप बात कर रहे हो कि एक यूनिकनेस होनी चाहिए। तो क्योंकि अब इसी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जैसे YouTube पे आपके 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। कितने? 1.5 मिलियन। हाँ ओके, मुझे 5 मिलियन सुनाई दिया, मैं शॉक हो गया। नहीं होंगे फ्यूचर। तो YouTube में आपके 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टा में 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और आप ट्रेंड्स को भी पकड़ लेते हो। तो यार ये व्यूज कैसे आते हैं? कंटेंट क्रिएटर आज की डेट में कैसे व्यूज ला सकता है, कैसे ग्रो करे, थोड़ा उसके बारे में। डिपेंड करता है, लाइक आप एज अ कंटेंट कह रहे हो जनरल, देखो कंटेंट जनरल कुछ भी कंटेंट हो, गेमिंग कर रहे हो, गेम्स खेलो, उसकी एडिटिंग अच्छी रखो, अच्छे से पर्सनालिटी मेंटेन रखो। व्लॉग्स कर रहे हो, या तो आप फैमिली व्लॉग दिखाओ, इस तरीके से दिखाओ जैसे सौरभ जोशी दिखाता है, सिंपल, ना ज़्यादा उसमें फालतू चीज़ें, गाड़ी लाओ चलाओ, नई नई चीज़ें दिखाओ। या फिर आप इंटरनेशनल व्लॉगिंग करो। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, मैं पैसेंजर परमवीर करके एक यूट्यूबर है, मैं उसको देखता हूँ सबसे ज़्यादा। और थोड़ा बहुत इंडियन बैकपैकर, वो भी इसलिए क्योंकि उसने थोड़ा यूनिक काम किया। वो स्कॉर्पियन लेके निकल गया ऑस्ट्रेलिया, पहले लंदन गया वो स्कॉर्पियन लेके, अब ऑस्ट्रेलिया निकल गया। तो इस टाइप के व्लॉग्स तो मैं देखता हूँ। उसके बाद व्लॉग्स में एक कैटेगरी हो गई सुपर कार्स ले लो, ठीक है, ये कैटेगरी अभी भी चल जाती है। सुपर कार्स वाले में क्या होता है कि बंदे होते हैं, गाड़ी लेते हैं। जनरली मैंने जितने व्लॉगर्स को देखा जो सुपर कार्स के अराउंड रहते हैं, ज़्यादातर व्लॉगर्स रेंटेड गाड़ी लेते हैं। वो गाड़ी लेंगे, हाय गाइस हमने गाड़ी ले ली है, फाइनली ये नई गाड़ी की डिलीवरी, एकदम खुशियाँ बांटेंगे। अगली वीडियो, हाय गाइस आज गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाइस आज इस गाड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया, गाइस भीड़ लगी, गाइस हमारे को इंस्पेक्टर साहब ने रोक लिया, आज हमने IPS को दे दी सवारी। तो ये हो गया सुपर कार से रिलेटेड। ये इशारा किसी नहीं, इशारा नहीं है, अरे यार इशारा छोड़िए यार, मैं कैरेक्टर में जा रहा हूँ ना, मैं क्या करूंगा टारगेट करके। वो लोग मेरे से करोड़ों ज्यादा कमाते हैं। कौन लोग? वो लोग यार लेकिन ये सुपर कार्स का एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रेंड चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ यार हर कोई सुपर कार, एक बड़ा क्रिएटर जब बड़ा बन जाता है, सुपर कार, चलो सुपर कार समझ आती है, लेकिन हर दूसरे महीने सुपर कार्स, ये क्या मेरे को समझ नहीं है। एग्जांपल दे सकते हो? जैसे मैं वीडियो देख रहा था UK07 अनुराग की, तो उसमें मैंने देखा कि भाई अभी ये ना गाड़ी मैं समझ गया, ये
वो है इंस्टाग्राम पे ना वायरल क्लिप्स बनवाना चाहते हैं मेरे से। मैं समझ रहा हूँ। नहीं हम क्यों ना बनवाए भाई, क्यों ना बनवाए। मैंने देखी है यार वो यूनिक। नहीं तो बताओ ना, थोड़ा बता दो खुल के। देखो ऑनेस्ट आंसर दूं, देखो यूके भाई मेरे को फॉलो करते हैं, जानते हैं, मतलब मैं पुराने वाले यूके की बात करूंगा। जिस यूके से मैं मिला था वो मेरे को पर्सनली पसंद है। अभी यूके से मैं 2 साल से मिला नहीं, तो अभी मुझे नहीं पता अभी के यूके कैसे हैं, पर जितना मेरे को बाहर से दिख रहा है मैं उतना बताऊंगा। तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया यूके को, वो गाड़ी लाते हैं डेफिनेटली, ही इज अ वेरी रिच गाय। पर मैंने एक चीज देखी, वो दुबई वाला सीन मैंने जो ऑब्जर्व किया, वो थोड़ी सी मेरे को ऐसा लगा कि वो दुबई से गाड़ी लाते हैं। जो दुबई से आप गाड़ी लाते हो, पहली बात तो आप खरीद नहीं सकते गाड़ी, चाहे आप कितने पैसे वाले हो, दुबई से आप गाड़ी खरीद नहीं सकते। ठीक है, दुबई का गाड़ी अगर आपको लानी है इंडिया, तो एक कारनेट बनता है। कारनेट इज लाइक इंडियन पासपोर्ट, मतलब सॉरी पासपोर्ट फॉर व्हीकल, उसे हम कारनेट कह सकते हो आप। तो कारनेट में जो मैक्सिमम परमिशन होती है दुबई की गाड़ी को इंडिया में, वो 6 महीने की होती है। 6 महीने के बाद आपको वो गाड़ी वापस करनी होती है। तो यूके सुपरा लाया, 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, बीच में बिग बॉस में भी था, वैलिडिटी खत्म, सुपरा गई। गाइस सुपरा की ना कुछ सर्विसिंग ड्यू थी गाइस, तो उसके सर्विसिंग के लिए हमें वापस करना पड़ गया गाइस। तो अब जैसे ही कोई अपडेट आता है गाइस, तो मैं आपको बताऊंगा। तो काइंड ऑफ लाइक कोई सर्विसिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो 6 महीने का परमिशन होती है, तो वापस करनी होती है। 6 महीने के बाद अब वो कोई दूसरी गाड़ी लाएंगे, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मैक्लैरेन लाने वाले हैं, 6 महीने बाद ये भी जाएगी। तो वो वापस नहीं आने वाली, जो सर्विस पे गई है वो बेचारी लौट के वो सुपरा नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। अब दूसरी सुपरा ले आओ। वही है कि देखो, डेफिनेटली मैं ये जानना चाहता हूँ, लोग सच क्यों नहीं बोलते यूट्यूब पे? अगर आप 6 महीने लाए हो, क्योंकि गाड़ी लाना कोई मजाक नहीं है। अगर आप सुपरा लाए हो तो इसमें भी अंधा पैसा खर्च होता है। अब अगर यूके सुपरा लाया होगा तो इसमें ये मान के चलो लाखों खर्च हुए होंगे इसके, सिर्फ रेंट के, मतलब वो भी 7 डिजिट में। ठीक है, और जो सिक्योरिटी दी होगी उसने, वो गाड़ी के प्राइस के आसपास ही देनी होती है, तो वो अलग, तो वो तो मिल जाते हैं वापस। लेकिन जो आपका रेंट गया वो भी 7 डिजिट में गया, तो इट्स नॉट लाइक कि सस्ता है। लेकिन फिर भी लोग गाइस सर्विसिंग बाकी दी गाइस, तो मेरे को वही चीज मेरे को थोड़ी खटकती है। यूके भाई बाकी मस्त है बंदे, लेकिन मैक्लैरेन भी वापस जाएगी, ये तो गारंटी है 6 महीने बाद जो आने वाली है। अभी हमें समझ आता है कि व्यूज के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं, क्रिएटर्स करते हैं, और जाहिर सी बात है व्यूज सबको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरनेट पे जैसे एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ ना कुछ कमेंट करता है, कंट्रोवर्सी सी बन जाती है। हालांकि हमें पता है कि पीछे से मिल भी सकते हैं, आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कंट्रोवर्सी होती है, कभी कोई बोल रहा है तो कोई रिप्लाई कर रहा है, कोई रिप्लाई कर रहा है तो कोई दोबारा से रिप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा था कि ध्रुव राठी और एल्विश यादव एक दूसरे पे मतलब ऑनलाइन दोनों की राइवलरी चल रही थी। ये है ना? मेरे को फंसा रहे हैं। तो भाई क्या लगता है आपको, क्या है ये? भाई देखो, ध्रुव का कंटेंट है, जितना मैंने ध्रुव की वीडियोस देखी है, मैं उसकी पॉलिटिकल वीडियोस नहीं देखता, क्योंकि मेरे को पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता। ज्यादातर जो उसके ऊपर विवाद होते हैं पॉलिटिकल वीडियोस के ऊपर ही होते हैं। अब जो होते हैं, जो जानते हैं वो जाने। बाकी मैं जब ध्रुव की वीडियोस देखता हूँ, मैं मोस्टली देखता हूँ हिस्ट्री देखने के लिए, कि जर्मनी में क्या हुआ, हिटलर की मैंने वीडियोस देखी थी, उसके हिटलर के बारे में, वो मेरे को अच्छी लगी, तब मुझे पता लगा। जैसे मान के चलो सुभाष चंद्र बोस के बारे में मुझे आइडिया नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या कारनामे कर रखे पास्ट में अच्छे, वो मुझे लिटरली नहीं पता था। ध्रुव राठी की वीडियो देखी तब मुझे पता चला भाई इतने महान थे ये। मैंने किताबों में महात्मा गांधी के बारे में अच्छे से पढ़ा था, पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने आज तक नहीं पढ़ा था। तो ध्रुव राठी की वीडियोस देखने के बाद मेरे को उनके बारे में पता चला अच्छे से। तो एज एन इंटेलेक्चुअल कंटेंट मेरे को ध्रुव राठी अच्छे लगते हैं। और रही बात एल्विश की, तो मैं एल्विश को एज अ पबजी जानता हूँ मैं उसको। तो मैं उसे कंटेंट, मुझे पता है कि वो वीडियोस बनाता है, फनी वीडियोस, पर वीडियोस ज्यादा मैं उसे इसलिए जानता हूँ क्योंकि पबजी के टाइम पे हम खेलते थे साथ में। तो दोनों अलग अलग है। दोनों में से एक चुनना हो, किसको चुनोगे, ये सवाल है। ध्रुव राठी। ध्रुव राठी। एल्विश भाई देख लो अच्छा, कंट्रोवर्सी चली रही है, तो एक कंट्रोवर्सी बहुत वायरल हुई थी रिसेंटली, वो थी विवेक बिंद्रा और संदीप। हाँ, इनके तो बोल सकता हूँ, ये बोलो कुछ कर पाएंगे। बोलो ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। विवेक बिंद्रा क्या यार, वो सिर्फ गरीबों का उखाड़ सकता है। मेरे खिलाफ उखाड़ेगा, मैं ट्वीट डाल दूंगा, उसका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। फिर एक और बंदा है महेश्वरी नाम का, अदर देन संदीप महेश्वरी, वो पूरी लीगल फॉर्म के साथ पीछे पड़ा हुआ है। तो वो ऑलरेडी अपनी जिंदगी से परेशान है, मेरे को क्या ही परेशान करेंगे। देखो, विवेक बिंद्रा मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं, मैं 3 साल से जानता हूँ विवेक बिंद्रा को। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, उनको बोलना अच्छा था, ही इज अ गुड स्पीकर, नो डाउट। मैं MLM में मैं भी फंस चुका हूँ एक बार, तो मुझे पता है कि MLM में क्या सीन होता है। मेरे को एक दोस्त था 11th क्लास में, तेरे को ना अमीर बनना है, सपने दिखाता है मेरे को अच्छे से। फिर क्या होता है, तू ना संडे को आती हुई मेरे पास, संडे को ना हम जाएंगे ऐसी जगह, मजाक सटके, कुछ नहीं कर पाएगा पढ़ाई करके, ज्यादातर क्या कर पाएगा, 30,000 40,000 कमाएगा। मैं तेरे को ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ हफ्ते का 2 लाख कमा सकता है। मैं उसके साथ गया, वहाँ इतने सारे सूट वाले बंदे देखे ना मैं एक पल के लिए घबरा गया। मैं भी था गरीब बैकग्राउंड से, मैंने कभी ब्लेजर वाले बंदे देखे नहीं थे। अभी अगर MLM वाले दिखते हैं अलग से पहचान में आते हैं, उस समय मेरे लिए वही अमीर लोग थे। मैं देख रहा हूँ, अरे भाई ये सूट में आया है, अंदर गए, क्या समझाया कुछ समझ नहीं आया, बस एक चीज पता लगी, हफ्ते का 2 लाख कमा सकते हैं। पहला सेमिनार ज्वाइन किया, ठीक है,
सेकंड सेमिनार गया, थोड़ा बहुत मेरे को बिजनेस का आइडिया हो गया कि चेन बनानी है। तीसरे सेमिनार से पहले, एक दिन पहले, उस सूट वाले बंदे को मैंने अपने मोहल्ले में देख लिया, बनियान में बाइक पे घूमते हुए, मतलब एक नॉर्मल बनियान, और वो लिटरली सूट में थोड़ा बहुत ठीक भी लग रहा था। वहां मैंने देखा यार ये तो बजाज प्लेटिना लेके घूम रहा है और ये मेरे को 2 लाख कमाने के सपने दिखा रहा है। तो मेरी ना थोड़ी घंटी बजी। ऊपर से मैंने जोश में, मेरे पास एक फोन था कैनवस 2 सेकंड हैंड खरीदा था मैंने 6,000 रुपए का, 5 या 6,000 का खरीदा था मैंने। वो मैंने उसको 4,000 में बेच दिया था। जस्ट नया फोन ही खरीदा था, मतलब खरीदे हुए मेरे को 1 महीने हो गए थे सेकंड हैंड फोन को। तो वो मैंने 4,000 बेच के मैंने अपना सिक्योर लाइफ में अपनी एंट्री करवा दी थी, लगते 8,000। और मैंने घर में किसी को नहीं बताया, मैंने फोन बेच दिया। मैं इतना पागल हो चुका था पैसे कमाने के लिए, इतना मैनिपुलेट हो चुका था। जैसे ये बात मेरे पापा को बता दी, क्योंकि मैं फोन में लगा रहता था, अरे फोन कहाँ है, मैंने बेच दिया। सोचो उस समय मैं इतना बड़ा फैसला ले चुका था 11th क्लास में, इतना बेकार, इतना बेहुदा फैसला था वो। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को घर पे पड़ी बहुत मार, लिटरली मैं मार खाया हूँ मैं, ठीक है, होता है ना एकदम कुटाई, देसी कुटाई। हाँ, देसी कुटाई मैं खाया, अकल आ गई। मैं वहां गया मोबाइल लेने, मैंने बोल दिया पापा गुस्सा कर रहे हैं, और पापा ने उसको सुना दिया था कि धोखे से ये फोन खरीदा ये वो। मैं फोन लेने गया, फोन देने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने पुलिस को फोन कर दिया, और पुलिस को मैंने रोते रोते बोल दिया मेरा फोन लिया। पुलिस का नाम सुनते उसकी हालत हो गई खराब, जल्दी से भागे आया, फोन दिया, थोड़ा गुस्से में था वो। तो वहां से मेरे को MLM की सच्चाई पता लगी, कितना पानी में है MLM वाले। उसके बाद जब मैंने MLM छोड़ दिया, तब काइंड ऑफ लाइक विवेक बिंद्रा की कोई वीडियो सजेस्ट होती है, तो उससे मेरे को ठीक लगे, मतलब मेरे को इतना आइडिया था नहीं। लेकिन मैं देखा कि बार बार ना MBA चाय वाले के साथ उसकी वीडियो आई थी, ये विवेक बिंद्रा की। MBA चाय वाले को वो अपने इंटरव्यू में लाया, और बात पे अपना कोर्स बेच रहा है, बड़ा बिजनेस। मैं कह रहा हूँ ये प्रफुल्ल बिल्लोरे का इंटरव्यू ले रहा है या अपना कोर्स बेच रहा है? कुछ बोल रहा है प्रफुल्ल बिल्लोरे, गाइस इसी के साथ ये हमारा बड़ा बिजनेस का कोर्स है, आप पैसे कमा सकते हो इस तरीके से। तब मेरे को समझ में आया इसको बस अपने पैसे कमाने से मतलब है। ऊपर से वो जिस तरीके से बोलते हैं विवेक बिंद्रा, उससे साफ साफ पता लगता है जो मिडिल क्लास जिनको सपने बेचे जाते हैं, तो वो फंस जाते हैं इनके बीच में। अब कोई गरीब बंदा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, अगर आप उसको ये बता दो कि ये कोर्स लेने के बाद आप अंधा कमा सकते हो। तो इसमें देखो ना सागर भाई, मतलब बिकॉज मैं तो पूरी कंट्रोवर्सी फॉलो की है, और मैं एक निष्पक्ष भावना से बोलूंगा, तो मैंने तो दोनों संदीप महेश्वरी के पोस्ट जो यूट्यूब कम्युनिटी पे हुए वो देखे, फिर विवेक बिंद्रा के पोस्ट देखे। तो विवेक बिंद्रा वो ये कहते थे कि मैंने अपना जो कोर्स बनाया है ना, कोर्स बेचना तो पाप नहीं है, वो तो अंकुर वाले कोई बेच रहे हैं, हर बंदा बेच रहा है। तो मैंने अपना कोर्स बनाया, और मैंने 200 करोड़ रुपए अपना इस ऐप को बनाने के लिए बिल्डिंगें खड़ी की, और पूरा सिस्टम बनाने में इतने एम्प्लॉयज, उनको भी सैलरी जा रही है। तो मैंने अपना जो कोर्स बनाया है, जो मैं लोगों से पैसे मांग रहा हूँ, वो मैं उस कोर्स के लिए मांग रहा हूँ। तो उसमें मतलब आप उसको एक तरह से क्यों मतलब ये सवाल की बात। हाँ समझ गया, अब मेरे को क्वेश्चन समझ में आया। हाँ। देखो डिपेंड करता है, अगर आप कोर्स शायद 10,000 का बेचो, 50,000 का बेचो, आप टारगेट किसको कर रहे हो वो मैटर करता है। जैसे संदीप महेश्वरी वो लाखों की इमेज भी बेचते हैं, 20,000 की इमेज भी बेचते हैं, 30,000 की इमेज भी बेचते हैं। लेकिन जो उनका टारगेट ऑडियंस है वो है बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले, जिनके पास 10 मिलियन 20 मिलियन डॉलर्स मामूली बात है। तो उनके लिए 20,000 रुपए 1 लाख रुपए कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जो विवेक बिंद्रा के जो टारगेट ऑडियंस है जिनको बेचते हैं, वो बेचते हैं लोअर मिडिल क्लास के बंदे। ज्यादातर जो उसके कस्टमर होते हैं विवेक बिंद्रा के, वो होते हैं बहुत गरीब घर से। अब उन गरीब घर वालों को 50,000 मामूली बात नहीं थी किसी गरीब घर में। लिटरली उनकी सैलरी होती है 20,000 15,000। अब 15,000 रुपए कमाने वाले के घर में आप 50,000 का कोर्स बेच दो, आप ये सोचो कि उसके 4-5 महीने के पैसे तो गए, ठीक है, बर्बाद। और उसमें भी पैसे खर्च कर दिए, उसके बाद आपके ऊपर स्ट्रेस अलग आएगा कि कम बैक होगा कि नहीं होगा, पैसे का रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। तो उससे डिप्रेशन, एंजाइटी ये क्रिएट होती है। तो विवेक बिंद्रा की जो कोर्स है, प्राइस गलत नहीं है, लेकिन जो उसकी टारगेट ऑडियंस है वो गलत है। और रही बात, मैं बताऊं पैसे कमाने का कोई कोर्स होता ही नहीं है, पैसे खुद से कमाने सीखो, बेसिक नॉलेज इंटरनेट पे भी मिल जाती है। नहीं बिल्कुल सही बात है, सीखने वाली चीज है कि जिसको जहाँ सीखना है वो यूट्यूब से। जब मैंने शुरू किया था ना, तो मैंने सबसे पहले जब वीडियोस बनानी शुरू की थी, तो भाई मैंने भी यूट्यूब से फिल्मोरा सीखा था। मैं कोई कोर्स लेने नहीं गया था, फिल्मोरा मैंने सीखा धक्के खा के। बस ये होता है कि इसमें समय बहुत लग जाता है। हाँ। एक प्रॉपर गाइडेंस हो, अगर जैसे जो मतलब बिकॉज आज मैं भी जैसे ऑनलाइन कोर्स लेता हूँ, तो एक प्रॉपर अगर मुझे गाइडेंस मिल जाए कम समय में, तो मुझे वो अच्छा लगता है। बट ये पॉइंट वैलिड है, क्योंकि संदीप महेश्वरी का जो बिजनेस है इमेज बाजार के नाम से है, वहां पे वो एक पिक्चर जो है वो चाहे 20,000 की बेचे, लाख रुपए की, पर उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो एक नीश ऑडियंस है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट खरीद रहा है। और दूसरे एंगल में जहां पर मुझे भी यही फील हुआ, जो ये लूप होल था, वो विवेक बिंद्रा का लूप होल था कि जो इन्होंने इनका वो IBM की स्कीम थी, गलत कमिटमेंट करना आगे। उन्होंने शायद हो सकता है ऊपर से वो बात, उन्होंने अपने नेटवर्क ज्यादा तो पैसे कमाने की बात कर दी थी, नेटवर्क ज्यादा फैला दी। जैसे मानो हो सकता है मैं ठीक हूँ, बट मेरे नीचे 10 लोग हैं, 10 के आगे 100, 1000, 5,000, लाख, वो लोग क्या क्रेडिबिलिटी से कोर्स को बेच रहे हैं, वो पंगा। हाँ। वो आगे वो काम कर रहे हैं, वो पंगा।
फिर वो जो है मुझे लगता है ये चीज बढ़ती रही और एट द एंड यार जिसके घर में, सही बात है, जो बिना 20,000 नहीं कमा रहा, वो घर का स्कूटर बेच के एक कोर्स खरीद रहा है, जिसके बाद वो कह रहा भाई मैं तो महीने का लाख रुपए छोड़ो, जो कमा रहा था वो भी गया। तो कहीं ना कहीं वहां पे मुझे लगता है एक बड़ा ही दर्दनाक अगर बात आपके थी। कोर्स से 99% लोग अनसेटिस्फाई हैं तो कोर्स सेंस बनाता नहीं उस प्राइस पे। हाँ वो ये दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक। कोर्स लो, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो कोर्स को बेचो दोबारा। ये थोड़ा सा लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो खड़ा है। कुल मिला के MLM स्कीम ही है काइंड ऑफ। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं फैन फॉलोइंग बड़ी लॉयल हो जाती है और फैंस लॉयली कनेक्ट होते हैं अपने इन्फ्लुएंसर के साथ। तो इंटरनेट पे आपकी वीडियोस भी सर्च कर रहा था मैं, जब R&D कर रहे थे, पता लगा कि BTS आर्मी इज वेरी लॉयल अबाउट BTS। अरे BTS आर्मी का मैं तो कोरिया में, साउथ कोरिया से गाली खाई मैंने, वो भी लिटरली छोटे मोटे पेजेस से नहीं, बड़े बड़े पेजेस से। एक्चुअली क्या ना, हुआ क्या था? टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मैंने BTS पहले बता देता हूँ, BTS के बारे में मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं किया था, मेरे को ऊपर से पता था। मेरे को बाहर उसके बाद जो पता लगा, उसके बाद का ओपिनियन बाद में बताता हूँ। पहले वो बताता हूँ, जब मैंने ये ट्वीट किया था, मैंने क्या किया, BTS छपरी है ऐसे मैंने रैंडम ट्वीट कर दिया। वो मतलब अब क्या हुआ, शुरू के 24 घंटे तो नहीं हुआ कुछ, वायरल भी नहीं गई ट्वीट। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को कोरियन में गाली आ रही है। फिर मैं मीम पेजेस देख रहा हूँ, जो कोरिया के मीम पेजेस 16,000 17,000 किसी के 20,000, वो मेरे को जंगकुक से मेरी फोटो ले रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि जंगकुक हेटर, मेरी पुरानी फोटो जो मैंने खुद इंटरनेट पे अपने आप को ट्रोल करने के लिए अपलोड कर रखी है, वो अपलोड करके मेरे को चिढ़ा रहे हैं। और उस ट्वीट पे लाइक किसी के 6,000 किसी के 4,000 ऐसे करके लाइक्स थे साउथ कोरिया में। वो तो शुक्र है इंडिया में वायरल नहीं हुआ, नहीं तो मीम बन जाता। तो साउथ कोरिया से गाली खाई मैंने, तब मेरे को समझ में आ गया BTS का सीन थोड़ा सा फैन बेस जो है लॉयल है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा डर गए क्या? फिर डर गए क्या? डरा नहीं यार, डर यार, लड़ाई जब तक कोई गन लेके नहीं आएगा तब तक डरना थोड़ी है, बात उसकी नहीं है। बात ये है, फिर मैंने BTS के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता लगा लाइक इन्होंने इतने अवार्ड्स जीते हुए हैं, इनके ये अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड्स हैं। फिर मेरे को अंदर से फीलिंग आई, जिस बैंड ने इतने अवार्ड जीते हैं उसके बारे में इस तरीके से बोलकर कोई सेंस बनता नहीं है यार। ऐसे तो फिर बिग बॉस ने भी बहुत अवार्ड जीते हैं। अरे बिग बॉस का अवार्ड वैलिड थोड़ी है, वो तो छपरी भी जीत जाते हैं। अच्छा, बट एक चीज बताओ, जैसे इंडियन इतने सारे कोरियन सिंगर्स के लिए K-pop कल्चर चल रहा है आजकल, है ना, तो इतने लॉयल है। बट ऑन दी अदर हैंड आई सी अ लॉट ऑफ वीडियोस इनफैक्ट कि कोरिया में भी इंडियंस को बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आपने भी जैसे वीडियोस में मेंशन किया है। और इनफैक्ट यहाँ पे भी कोरियन रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे वेटर्स भी नेपाली हैं, इंडियंस नहीं रखे जान के, और उसमें इंडियंस की एंट्री भी नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पे ही कहते हैं कि अगर आपके फेस पे ब्यूटी नहीं है तो आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कोरियंस भी इंडियंस के प्रति उतने ही लॉयल है जितने इंडियंस उनके प्रति हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। कोरियंस इंडियंस के लिए इतने लॉयल तो नहीं होंगे। देखो रेसिज्म तो हर कंट्री में है, बस ये है कि कोरिया थोड़ा सा डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ के जो रेसिज्म है वो आसानी से पकड़ में आ जाती है। सही कह रहे हो। तो मुझे लगता है ऑब्वियस बात है, इंडिया में खुद अरुणाचल प्रदेश के साथ रेसिज्म वाला सीन होता है, तो इंडिया भी कुछ कम नहीं है रेसिज्म के मामले में। लेकिन वही है कि जितना मुझे लगा वहाँ जो शहर के अंदर जो रेसिज्म है कोरिया के अंदर, वो इंडिया से कंपैरेटिवली ज्यादा है यार। कम से कम इंडिया में ये तो नहीं है कि आपको काम करने से रोके। अभी ना पीछे बहुत वायरल हुआ था, मैं पर्सनली, जैसे आप दुर्गावती को फॉलो करते हो, तो मैं अभी न्यू करके एक पेज है, मुझे बहुत बड़े लगते हैं, मियाँ बीवी हैं और बहुत जबरदस्त वीडियोस बनाते हैं, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो अभी एक बहुत वायरल जो बात हुई थी कि जो कोरिया के रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडियंस अंदर अलाउड नहीं आना खाना। एक अभी न्यू की जो वीडियो थी, उनके भी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उसमें उन्होंने एक कोरिया में बंदा रहता है, वो उसके उन्होंने इंटरव्यू लिया था, वो अब हमारे पॉडकास्ट में आने वाला है 2-4 दिनों में। तो उसने भी बताया था, भाई मैं तो सामने देखता हूँ, मेरी वाइफ कोरियन है, बच्चे कोरियन है, बट मैं को जो जाता हूँ ना, रेसिज्म फील होता है, जाने नहीं देते। और हालांकि यार मैंने कहीं सुना है कि दिल्ली में भी कई रेस्टोरेंट ऐसे हो रहे हैं कोरियन, जहाँ पे इंडियंस को अलाउड नहीं है जाना, एंट्री भी अलाउड नहीं है, उनका कोई स्टाफ इंडियन नहीं है। ये को बात हुई यार। नहीं, ये जो आप कह रहे हो ये एक्चुअली दिल्ली का तो नहीं, पर आंध्र प्रदेश की ये कहानी है। तो वहाँ के जो ज़्यादातर जो कोरियन जो रेस्टोरेंट्स हैं, उसके बाहर कुछ लोग गए थे, तो वहाँ इंडियंस अलाउड नहीं थे। और फिर एक बंदा जो था हिंदी बोल रहा था स्टाफ, तो वो उससे पूछते हैं कि आप इंडियन नहीं हो, आप हिंदी बोल रहे हो? कह रहे नहीं, मैं नेपाली हूँ। तब पता लगा कि वहाँ पे इंडियंस को काम करना ही अलाउड नहीं है। तो वो लोग इंडियंस से, स्पेशली मुस्लिम से बहुत हेट करते हैं साउथ कोरिया वाले, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। यार ये तो कोई बात नहीं हुई, हमारा ही देश है, हम अपने देश में अपने लोग खाना नहीं, इंडिया के अंदर ये हो रहा है, वहाँ कैसा होता होगा? एक और बार ऐसा हुआ था, मुझे भी बड़ा वहाँ तो बड़ा हिट हुई थी बात, कोई रेस्टोरेंट में, वहाँ दिल्ली का यही कि, तो मुझे खुद ध्यान है, मुझे दिल्ली का कोई रेस्टोरेंट था है, वहाँ पे एक लेडी गई, उसने साड़ी डाली हुई थी, कहती ये वेस्टर्न अटायर अलाउड है रेस्टोरेंट। हाँ, ये देखा मैंने। मैं शर्म नहीं आई इन लोगों को, भारत है यार,
भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, भारत अपने एथिक्स के लिए जाना जाता है, भारत में भारतीय ऐसे नहीं रह सकते। बड़ी शर्म की बात हुई उसके बाद, हालांकि वो कुछ उनका सीन हुआ था, बट ऐसी थॉट आना मुझे तो बड़ा ही अंदर से, ये थोड़ा सा लो मेंटेलिटी है। वही हो गई ना बात, जैसे काइंड ऑफ लाइक हिंदी हेटर, जैसे साउथ में, कर्नाटका में अगर हिंदी बोलोगे तो आपके साथ रेसिज्म होगा। ये तो यार मतलब मुझे लगता है धीरे धीरे भारत, मुझे ऐसा लगता है यार भारत एक है, भारत अलग नहीं है। जब भारत हम जनगण मन गाते हैं, जब भारत की मतलब ये नहीं नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, भाई भारत मतलब हो गया सब। आपका आप कौन हो जी, मैं कर्नाटका से हूँ, मैं दिल्ली, भैया हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है। ये नहीं है कि भैया मैं साउथ इंडियन हूँ, या भी जैसे पीछे हुआ नहीं था ऑस्कर्स में जब वो अपनी मूवी गई थी RRR, वहां पे भी बड़ा चल गई थी बात ये कि भाई वो आई एम फ्रॉम द साउथ। भाई आप इंडियन हो, खत्म बात। मैं नॉर्थ इंडियन से नहीं हूँ, नॉर्थ इंडिया से नहीं हूँ, आप साउथ इंडिया से नहीं हो, हम सब सर एक भूमि से, उसका नाम है भारत। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है इंटरनेट पे चीजें एग्जैजरेट होकर दिखाई जाती है। मैं कर्नाटका में 1 साल रहा हूँ, मेरे साथ लिटरली कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक बार हुआ था, वो भी ओमेगल पे, जो वो भी मेरे को तब समझ में नहीं आता उसका मतलब क्या है। वो एक लड़की थी, वो मुझसे कहती कि हिंदी नहीं बोलते तो जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ करके। मुझे लगता है वो मजाक में बोल रही है, लेकिन जब ये ट्विटर पे वापस से ट्रेंड होता ना कि कर्नाटका में ये हिंदी वाला सीन है, तब मुझे रियलाइज हुआ, जब मैं कर्नाटका में था मेरे साथ ये ना के बराबर हुआ। वहाँ लोग अच्छे थे, कर्नाटका मेरे को सारे अच्छे लोग मिले, लेकिन वही है कि जब ट्विटर पे कोई चीज आती है तो वो एग्जैजरेट होकर आती है। एक और बात मैंने नोट की है, मैंने क्या नोट किया है कि ना, वैसे मैंने कई बार नोट किया ये चीज, जैसे जब कोई साउथ इंडिया में जाता भी है ना, कई बार ना लोग फेंकने की कोशिश करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक लड़की ऑटो ड्राइवर के साथ थी, बेंगलोर में थी या तो ना वो बोल, नहीं भैया आप हिंदी में बात करो, आप हिंदी में बात करो। अब वो अग्रेसिव हो रहा है, हाँ। नहीं दिस इज आवर। अरे भाई तो तू थोड़ा साइलेंट हो जा ना। वो कोई वहां का DC है जिससे तू बुलवाना चाहती है कि भैया आप हिंदी में बोलो, भैया तू इंग्लिश में बोल दे 2 लाइनें। ये थोड़ी है कि एक बंदा पूरी स्टेट को डिफाइन कर। मुझे लगता है लोग भी ना थोड़ा सा यार एडजस्ट करो, कंपैटिबिलिटी बनाओ। वो कह रहा है मुझे भी हिंदी नहीं बोलनी, थोड़ा टाइम के लिए आप भी ले लो, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कोई आ रहा है, उसको हिंदी समझे, मैं उससे इंग्लिश में बात कर लूंगा। मतलब प्यार बढ़ाने की जरूरत है ना, थोपना की जरूरत तो नहीं है। वही थोड़ा हर चीज एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अगर मैं कर्नाटका गया, अगर वो कन्नड़ बोल रहा था, ऑब्वियसली उसकी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती कन्नड़, तो उसे प्यार से बोलो कि हमें कन्नड़ नहीं आती, आप हिंदी बोलो। नहीं आप हिंदी बोलो, वही वो गलत है, नहीं आती यार, सेंसलेस चीज है, ऐसा होना नहीं चाहिए। थोपना नहीं चाहिए। आप अपने ही लोग हैं। वो कोई यार अगर कन्नड़ बोल रहा है, वो भारत की भाषा है ना, बाहर की भाषा तो अच्छा हिंदी नहीं है क्या, वो भारत की भाषा नहीं है? कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, तेलुगु हो गई, भाई अपना ही देश है यार। तो वो हेटेड नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। ये मेरा मतलब एक वो बात थी। तो बातें करते करते बड़ा मतलब मजा आ रहा है भाई। ऐसा होता है कि गेम भी एक हो जाती यहाँ पे तो मजा आ जाता। तो भाई सागर भाई, अब जहाँ पर भी आज आप जिस स्टेज पे हैं लाइफ में, तो आगे 10 सालों में आप अपने को कहाँ देखते हो, और क्या आगे, क्या फ्यूचर क्या है अपना, क्या क्या ना, मैं फ्यूचर देखता ही नहीं ना, बात ये है। अच्छा, मेरे को पता नहीं आगे क्या होगा। मैं आज में जीता हूँ लिटरली। मैं पिछले 6 से 7 साल से मैं आगे का सोचा ही नहीं, मैं कभी नहीं सोचा। ये शायद एक वीकनेस हो सकती है, बट मेरे को अंदर से पता नहीं चलता है मैं आगे कहाँ हूँगा। स्पेशली अगर कोई मेरे से एक क्वेश्चन पूछता ना, 10 साल में कहाँ देख रहे हो, आई डोंट नो। आज जहाँ हूँ इससे एक कदम ऊपर हूँगा, बस इतना मुझे पता है। तो लिटरली, और रही बात ये जो ऑनलाइन जो ये करियर होता है, ये सैचुरेट है, मतलब सॉरी, ये फ्लक्चुएट होता रहता है पूरे समय। हाँ, जैसे आप पहले आई थिंक वो बात डिस्कस कर लेते हैं जिसमें आप बोल रहे थे कि भाई इसकी डार्क साइड भी बहुत है और इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस लाइफ भी बहुत है। उसके बारे में थोड़ा अगर आप। स्ट्रेस लाइफ ये है कि मैं अब मैं ऐसे रहता हूँ, मुझे लगता है मैं सेम लाइफ बार बार जी रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, सेम काम कर रहा हूँ, फिर सोता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं लूप में जी रहा हूँ, मैं एक लूप में फंस चुका हूँ। बस ये होता है हर 6 या 7 महीने पे वो लूप चेंज हो जाता है। आज इसका लूप चल रहा है और 6-7 महीने बाद कोई और लूप होगा, लेकिन मैं लूप में ही चल रहा हूँ। ना संडे का पता चलता है, ना मंडे का पता चलता है। अगर मोबाइल ना हो ना, इसमें डेट ना लिखी हो, मुझे पता नहीं चलेगा कि आज संडे मंडे है। तो और ये चीज़ जब बार बार होती है ना, तो थोड़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है, एंजाइटी हो जाता है, अकेलेपन का। ऊपर से जितने भी ये ऑनलाइन वाले जो लोग होते हैं, एक टाइम के लिए इनके दोस्त होते हैं, जब तक इनके दोस्त हैं, जब तक ये ट्रेंडिंग चल रहा है, या फिर इनका कुछ मतलब है लोगों के साथ। मतलब जब तक मैं किसी को फायदा दे रहा हूँ, तब तक लोग मेरे दोस्त हैं। ये यूट्यूब की रियलिटी है। अगर मेरे से किसी को फायदा मिल रहा है तो वो मेरे दोस्त हैं। जिस दिन मेरे से फायदा मिलना बंद हो गया, मैं कब घोस्ट हो जाऊंगा मुझे भी पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ मेरे साथ कई बार हो चुकी है। मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को फायदा दे रहा हूँ, मेरे साथ वीडियो बना रहा है, ठीक है, जैसे ही मान के चलो मेरा काम खत्म, मेरे से अब कोई फायदा नहीं, तो मैं घोस्ट। तो ये डार्क साइड है। उसके चक्कर में ये सोचते हो कि आप दोस्ती नहीं बना पाते, फिर मन ही नहीं करता, मैं दोस्त बनाता ही नहीं। अब चिल रहता हूँ, कमेंट करता हूँ ट्विटर पे बस। कोई तो सच्चा दोस्त मिला होगा।
सच्चा दोस्त जो ऑनलाइन से मिला, ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह कोई भी प्लेटफॉर्म से मिला और आज तक वो आपके साथ है निस्वार्थ? इनके सामने बैठे हैं 2 लोग। वो तो है बट देखो दोस्त मिले हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो मेरे साथ हर दिन तो पूरे समय तो नहीं रहने वाले। मुझे ये आइडिया है जिस दिन उनको मेरे से बेटर मिल गया वो मेरे को छोड़ देंगे। तो अभी तक मेरे को ऐसा एक भी दोस्त नहीं मिला जो मुझे लगे कि मेरे साथ परमानेंट रहेगा। आपके साथ पता है कौन है, मैं बताऊं? एक है जो आपके साथ पक्का है। कौन? वो है आपकी शैडो। शैडो है कि नहीं है? तो अब वो तो अंधेरे में गायब हो जाती है ना। अंधेरे में लाइट जला लो। तो लाइट अगर नहीं हो तो? लाइट नहीं हो तो मोमबत्ती जला लो, फोन की लाइट जला लो। मतलब देखो मेरा पता है, मतलब मैंने क्या, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस बताऊं सागर भाई, पता है क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का मजा ये है कि आपको अकेले जीना है। अब क्योंकि ना मैंने ये नोट किया सागर भाई कि जब हम दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं ना, वो मेरा दोस्त मेरे लिए ये करे, तो वहां धोखे ही मिलते हैं। कहते हैं ना कि आप अपने आप को शीशे में देखो, जो आपके सामने है वही है, दैट इज इट। पहले मुझे इसका फर्क पड़ता था। पहले मैं सोचता था, क्योंकि मेरे साथ हुआ ऐसा। मान के चलो बीजीएमआई कम्युनिटी में, जब पबजी कम्युनिटी में जब शुरू में आया, मैं एक बंदे को लाया कॉन्कर खिलाने के लिए, वो दूसरे से मिलते किसी बेटर से मिलते मेरे को घोस्ट कर दिया। ऐसे ही कर करके कुछ और दोस्त थे मेरे, उनको मेरे से बेटर मिले, उन्होंने मेरे को घोस्ट कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके और दोस्त बनाए मैंने कम्युनिटी में, उनको जिस दिन मेरे से कोई बेटर मिल गया उन्होंने मेरे को घोस्ट कर दिया। और कई बार ऐसा भी हुआ है, एक यूट्यूबर मेरे से कम स्टेज पे, मतलब कम लेवल पे है, वो जब बड़ा हो गया उसने मेरे को घोस्ट कर दिया। तो ये चीजें मेरे लाइफ में होते आई है। पहले मैं इन सब चीजों से चिड़चिड़ा बनता था, अब मेरे को फील ही नहीं होता। मैं कहता हूँ ठीक है, पार्ट ऑफ द स्टोरी। आपके साथ कभी हुआ है कि आपको किसी ने घोस्ट किया हो? थोड़ा नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो एक लोनलीपन की बात चल रही है, तो कुछ मतलब इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग विद व्हाट सागर has said। नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट टू बी लोनली समटाइम्स, इट्स इम्पोर्टेंट टू लिव अलोन। क्यों? अगर आप, मुझे लगता है अगर आप अकेले रह सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। कैसे, थोड़ा इलैबोरेट करो। इलैबोरेट राघव, हर कोई हर समय आपके साथ नहीं हो सकता। नोबडी इज परमानेंट। और लाइफ के जितने भी रिलेशंस कर लो, वो सारे कभी ना कभी देयर हैज टू बी एन एंड, वो खत्म हो ही जाता है। कोई लाइफ से एग्जांपल दो यार, बेस्ट स्टोरी सुनाओ ना, फिर बताता मैं बताता हूँ इस पे थोड़ा सा। देखो, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर आप अकेले रहना सीख गए ना, आप बहुत खुश रहते हो। बहुत ज्यादा। मैं बताऊं तो, अगर वही लड़की वाली बात हो जाए तो ठीक है, मैं बताता हूँ। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है। तो काइंड ऑफ लाइक मुझे लगता था कि वो मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन बाद में सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि वो सबके साथ ही ऐसी है। इट्स नॉट लाइक कि आई एम स्पेशल, सबके साथ ही वैसी है। और अगर कोई बेटर आता था, उसके सामने मेरी प्रायोरिटी कम हो जाती थी, मैं घोस्टेड फील करता था। तब मेरे दिमाग की बत्ती खुली, आई वाज नॉट स्पेशल। तो उस समय मेरे को ये मान के चलो, रिकवर करने में ये होता है ना, ओवर थिंकिंग। 6 महीने तक मैं सोचता रहा क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है। मैं मतलब परेशान रहता था। फिर चिल हो गया, मैं मस्त हो गया। अब ये है कि मुझे पता है अकेले रहूंगा, खुश रहूंगा। आप कोई स्टोरी सुनाओगे छोटी सी? नहीं, मुझे लगता है कि लाइफ की स्टोरी बताओ। बातें मत घुमाओ, ऐसे फेजेस नहीं, बातें मत घुमाओ। बट सुनना यार, राघव सुनता है तो शर्मा लगता है कि स्कूल टाइम पे दोस्ती जो होती है वो परमानेंट दोस्ती होती है। वो कभी ना कभी साथ आते ही आते हैं, जो स्कूल टाइम में आपके साथ होते हैं। कॉलेज में कुछ दोस्त होते हैं जो हर समय साथ नहीं हो पाते, और इतना डीप कनेक्शन नहीं बनता जो आपके स्कूल टाइम से। क्योंकि आपने मुझे एक बार बोला था कि आपने दोस्तों में बहुत धोखा खाया। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आज बात हो जाए इस बारे में। नहीं यार, एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखना मेरी गलती थी। किनसे? इन रैंडम, क्या नाम ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, इन रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल। और कहीं ना कहीं मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं जहाँ पे बैठ रहा हूँ वहाँ पे अगर रिस्पेक्ट ही कम हो रही है या नहीं हो रही, तो वहाँ बैठने का कोई पॉइंट है नहीं। तो आई स्विच द ग्रुप, मैं वो उठ गया उस जगह से। फिर मैं वहाँ पे रहता हूँ जहाँ पे मैं भी उनकी सुनता हूँ, वो भी मेरी सुनते हैं। और मुझे लगता है कि यही लाइफ का सर्कल है। आप वहीं बैठो, वहीं उठो जहाँ पे आपकी भी रिस्पेक्ट हो रही है और आप भी उतनी बराबर रिस्पेक्ट करो। किसी की सुनने तो बैठा नहीं कोई, तो लाइफ गोज ऑन। तो लोग कहते हैं स्कूल की दोस्ती टिकती है ना। मेरे पास स्कूल के दोस्त हैं। एक दोस्त था अच्छा, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कॉलेज में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड बनता है, वो सुसाइड कर लेता है। भाई सभी चले जाते हैं भाई, वही करो। तो दोस्ती के मामले में ना मेरी किस्मत बहुत खराब रही है। इसके चक्कर में ना अंदर से क्या फोबिया हो जाता है कि अगर मैं किसी को दोस्त बनाऊं और उससे अटैच हो जाऊं और वो अचानक से दूर हो जाए, ये मान के चलो जो मेरा पहला बेस्ट फ्रेंड गया था, वो कम से कम स्कूल के टाइम की दोस्ती थी, तो वो कम से कम मेरे को 2 से 3 साल मेरे दिमाग बना। अगर थोड़ा वो बीमार था किसी चीज से, तो वो अनफॉर्चुनेटली चला गया। और जो मेरा सुसाइड करने वाला दोस्त था, उसका क्या सीन था, वो बहुत मजाकिया था। वो बहुत ज्यादा, मतलब उसको देख के लगता ही नहीं था कि वो डिप्रेशन में। तो वो जिस टाइम पे मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि वो अलग दिख रहा है, क्या पता, मैं उससे पूछता हूँ आज इतना दुखी दुखी क्यों लग रहा है। वो बात नहीं कर रहा था, ना मेरे को ट्रोल कर रहा था, ना कुछ कर रहा था। तो मैं उससे पूछता हूँ, वो बताता नहीं है, ठीक है।
उसके बाद हमारा एग्ज़ाम था, मतलब उसी वीक में। तो एग्ज़ाम देने से पहले ही मेरे को कॉल आता है कि उसने सुसाइड कर लिया। तो उसके चक्कर में एग्ज़ाम देने नहीं गया, मैंने बंक मार लिया एग्ज़ाम में। मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था उसकी न्यूज़ से। और कॉलेज छोड़ने का मेरा मेन रीज़न पैसे के अलावा ये भी है कि मेरा पढ़ाई से मन पूरी तरीके से हट गया था। कॉलेज जो मैंने छोड़ा, मेन रीज़न तो ये था कि कॉलेज के चक्कर में घर में बहुत सारा लोन हो गया था, हद से ज़्यादा लोन। मतलब लोन ज़्यादा बड़ा नहीं था, 70,000 का था, पर हमारे घर के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था वो। और उस लोन के चक्कर में मैं थोड़ा परेशान रहता था कि अरे अगर मैं कॉलेज नहीं कर पाया तो लोन कैसे चुकाऊंगा, ये वो। तो ये जो सिनेरियो था ना, जो बैक टू बैक मेरे साथ हो रही थी, ये मेरे को पढ़ाई से दूर कर दिया इसने। क्या आप रिग्रेट करते हो उस चीज को? रिग्रेट करते हो उस चीज पढ़ाई को? छोड़ना? हाँ। घंटा नहीं, मैं तो खुश हूँ। पर एक चीज़ मेरे कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है? ये कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो, मैं अगर पढ़ाई करता भी ना, मैं 12th क्लास तक एक एवरेज स्टूडेंट बन चुका था। पहले मैं इंटेलिजेंट था, पर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं रहा। आप तो आईआईटी भी गए हो। अरे मैं तो हर जगह गया हूँ यार। सुनो पहले, आईआईटी वाला भी बताना थोड़ा सा। आईआईटी वाला तो सीन ये है, सिस्टम है आईआईटी का, उसमें क्या करें। पूरा व्लॉग बना हुआ है उसके ऊपर। क्या है उसमें? आईआईटी में पूरा कैंपस घुमाया। अरे ओए होए, मेरे को टिप्स भी दिए क्या जेई वगैरह के? नहीं, अरे ऑब्वियसली जेई मेंस क्रैक किया है मैंने, वो तो टिप्स दूंगा यार मैं। ओके यार देखो, मैं दिखता गवार हूँ पर मैं गवार नहीं हूँ। नहीं, मैं पढ़ा लिखा भी गवार नहीं हूँ भाई। इंसान अपने कर्मों से बड़ा बनता है। सागर भाई, आपकी इंस्टाग्राम फीड देख रहा था और मैंने देखा कि आपकी वीडियो विराट कोहली के साथ आई हुई है। क्या सीन है वो? सिस्टम है, सिस्टम है भाई, ये सिस्टम हमारा भी करा दो, मिला दो भाई। आप लोगों ने इतने बार बात छेड़ दी ना बिग बॉस की, सिस्टम निकल रहा है मुंह से। मैं कह रहा था वो तो मैंने ऐसे ही बना दी, पहुंच है वहां तक, क्या करें। पहुंच भाई, क्लियरली बताओ भाई, ये घपला लग रहा है, क्या है बताओ जरा थोड़ा। देखो, एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं प्रीमियर प्रो। तो उसके अंदर आप एडिटिंग करके असली बंदे को हटा के खुद को डाल सकते हो। अच्छा। हाँ यार, वो तो लग ही नहीं रहा था, वो तो तुमने ऐसे ही बना, नकली बना दी वो। हाँ, नकली है वो। ओ तेरी भाई, कंटेंट है, सिस्टम है, क्या दिक्कत है? ऐसी क्रिकेटर्स वगैरह इन जनरल आपकी बातचीत होती है? गेमिंग आप करते ही हो यूजुअली, तो अदरवाइज? हमारे को धोनी भाई के साथ खेलने का मौका मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं हुआ। और एक क्रिकेटर ने मेरे को ब्लॉक कर रखा है, और एक क्रिकेटर के साथ मैं रेगुलर खेला हूँ। ठीक है, क्या नाम है? क्या बात कर रहे हो? जिसके साथ मैं रेगुलर खेला हूँ वो है हार्दिक पांडे भाई। इनके साथ मैं रेगुलर खेला हूँ, मेरे पास डीएम पड़े हैं, उनकी आईडी है। वो क्राउन लेवल के प्लेयर थे पबजी मोबाइल में, जब लॉकडाउन था। अच्छा, 2021 में पबजी खेलते थे? 2020 में पबजी खेलते थे? हाँ, पबजी खेलते थे। तो हार्दिक भाई एक्चुअली पबजी में एक्टिव थे बहुत ज्यादा। मुझे याद नहीं किसके थ्रू मिले वो, पर जिसके थ्रू भी मिले तो अच्छा, हाँ याद आ गया, मैंने इंस्टा में मैसेज किया हुआ था, तो वहाँ उनकी आईडी मिली मेरे को। आईडी में मैंने ऐड किया, फिर हमने कम से कम 2-3 बार खेला। ठीक है, और लिटरली हार्दिक पांडे के साथ जब मैं खेला था तो उसके 1 महीने बाद ही गेम बैन हुई थी। तो ये मान के चलो, जब गेम बैन हुई थी उससे 1 महीने पहले की बात हो गई है। उसके बाद युजवेंद्र चहल रील्स आया था, ठीक है, नया। तो हुआ क्या था, मेरी आदत थी कमेंट करने की, और लोग मेरे कमेंट में लिखते थे, भाई तू यूजी जैसा दिखता है। मुझे पता नहीं था भाई, मैं क्रिकेट फॉलो करता नहीं था। मेरे को विराट कोहली पता थे, सचिन तेंदुलकर, मतलब पुराने क्रिकेटर्स जो गए वो पता थे, और नए में विराट कोहली और हार्दिक पांडे पता थे। मुझे ये नहीं पता था युजवेंद्र चहल कौन है। मैं सर्च करता हूँ तो पहली रील आती है उनकी किसी एक्ट्रेस के साथ, वो क्या बोलते हैं, गोल गोल सा, वो कमर हिला के बना रहे थे, हाँ जो भी बोलते हैं वो। तो मैं उसमें कमेंट कर देता हूँ, प्रैक्टिसिंग फॉर मुजरा, हंसने वाला इमोजी, क्वेश्चन मार्क। अब मेरी आदत थी खराब, मैं सोचता था, मैंने कमेंट तो कर दिया, 1 घंटे बाद मैं देखता हूँ कि इस पर रिस्पॉन्स कैसा आया लोगों का, अकाउंट नहीं मिलता। मैं हो चुका था ब्लॉक्ड, लिटरली ब्लॉक्ड था मैं। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक हो गया, और ये बात यूजी भाई को पता नहीं है, क्योंकि उसके ब्लॉक के जस्ट बाद हमारा कोई म्यूचुअल फ्रेंड था, उसके थ्रू हम खेले थे साथ में। तो अब उन्होंने ब्लॉक किया, उनकी टीम ने ब्लॉक किया, मेरे को पता नहीं, क्योंकि उसके बाद तो हम खेले हैं पबजी कई बार। उसके बाद रही बात माही भाई के साथ खेलने का मौका, क्या हुआ था कि कनेक्शन थे, वो यूजी भाई को पता था, उनकी लिस्ट में एडेड थे धोनी भाई, ठीक है, यूजी भाई, हार्दिक भाई। तो तन्मय भट्ट के थ्रू क्या हुआ था कि एक बार वो पूछते, भाई धोनी भाई के साथ खिला सकते हो, पूछने जाते हैं वो। जैसे ही पूछने जाते हैं, नहीं, मना कर देते हैं, कहते हैं वो अपने बंदों के साथ ही खेलेंगे, अभी वो नहीं खेलेंगे। तो काइंड ऑफ लाइक पबजी के टाइम पे क्रिकेटर्स तक ने खेला है इस गेम को, और जितना मुझे पता है धोनी भाई जो है, धोनी सर जो है, वो गेम्स के बहुत उनको पसंद है गेम्स खेलना। कभी भी अगर आप उनको प्लेन में देखोगे, किसी वीडियो में देखोगे, कभी कैंडी क्रश खेल रहे होंगे, कभी सबवे सर्फर खेल रहे होंगे, तो वो क्रिकेट के अलावा फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, और मोबाइल गेम्स भी खेलते हैं। तो उनका तो हम मैनिफेस्ट करते हैं कि MS धोनी हमारे पॉडकास्ट में आए और इसके बारे में सच बताएं। बट आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ये। पहली बार हमारे चैनल में कोई गेमर आए और इतनी बातें, इतनी कंट्रोवर्सीज के बारे में बताया। तो सागर भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मजा आ गया, बहुत मजा आया यार। थैंक यू सो मच, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच।
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द वीडियो। और जैसा कि हर वीडियो के एंड में हम अपने पॉडकास्ट के गिव अवे के विनर का नाम अनाउंस करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। नीचे दी गई ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आप तक पहुंच सके। इस वीडियो के पॉडकास्ट के गिव अवे के 2 क्वेश्चंस। पहला ये, सागर ठाकुर डिस्कस करते हैं कार्डिंग का प्रोसेस, वो क्या है। और दूसरा, गेमर्स का नाम जो हमने डिस्कस किया है इस पॉडकास्ट में, उनके बारे में सागर ठाकुर ने क्या टिप्पणी दी है। और उनके नाम है ये: टेक्नो गेमर, बीस्ट बॉय शुभ, मिथपैड, ट्रिगर्ड इंसान, स्काउट और जॉनथन। कमेंट डाउन योर आंसर्स और हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।